कोडिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस नॉन स्टॉप नीचे आया, बट नॉन स्टॉप बिल्कुल नीचे नहीं आया। यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस ने एक ये लोअर पॉइंट बनाया, ये मैं ले लेता हूँ। यहाँ से लोअर पॉइंट बनाया, देन देखो लोअर हाई बनाया, देन लोअर लो बनाया, देन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो, लोअर हाई। यहाँ पे प्राइस नॉन स्टॉप थोड़ा सा क्रैक हुआ, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, देन हायर लो, और यहाँ पे हायर हाई, देन हायर लो, यहाँ पे इक्वल हाई, और ये बन गया पूरा एक सपोर्ट एरिया। मतलब एक तरह से ये कंसोलिडेशन एरिया हो गया, एक तरह से ये बॉक्स बन गया यहाँ पे। और नेक्स्ट डे में यहाँ पे गैप डाउन ओपन खुला, मतलब मार्केट नीचे खुला, गैप डाउन खुला। तो अब यहाँ पे क्या था कि इस पॉइंट पे क्या था, एक तरह से एक सपोर्ट बना के गया प्राइस, जहां से जो प्रीवियस मूवमेंट हुआ था, जितना भी ये प्रीवियस मूवमेंट हुआ है उसका एटलीस्ट तो 50% इसने कवर कर लिया। अगर मैं नॉर्मल व्यू में अगर आपको बताऊं तो एटलीस्ट इसका 50% इसने कवर कर लिया, उसको रिटेस्ट कर लिया एटलीस्ट 50% को। अदरवाइज इसको और दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे देखो, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से ये सपोर्ट एरिया। देखो यहाँ पे गैप अप ओपन खुला मार्केट इस पॉइंट पे, जैसा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूं ऐसा एग्जांपल यहाँ पे भी है। बस देखने की और समझने की बात है। एग्जांपल्स जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, सेम एग्जांपल एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। देखो गैप अप मार्केट खुला, एक सपोर्ट बन गया। जहां पे गैप अप खुला वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे प्राइस ऑलरेडी गैप अप खुला है, बट वायर्स ने उसको इतना अच्छे से मेंटेन किया उस लोकेशन को, प्राइस लोकेशन को, कि वहां से सेलर्स को बिल्कुल भी प्राइस को पुश नहीं करने दिया डाउन साइड में। वहां से प्राइस को वो इंक्रीज करके अप साइड में लेके गए। दैट मीन्स कि यहां पे वायर्स का बहुत तेजी से इंटरेस्ट है, वायर्स यहां पे एक्टिव है। तो ये एरिया क्या है, एक तरह से एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है, एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसको इस तरह से मार्क करते हैं लाइक, तो यहां पे देखो प्राइस दोबारा से नीचे आया, उस पॉइंट को ब्रेक भी किया, बट वहां से प्राइस अगेन से रिजेक्ट होके ऊपर चला गया। यहां पे फॉलिंग वेज टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। देखो ये मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाई, ये एक सपोर्ट लाइन बनाई, तो ये पूरा एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बन गया। यहां पे ये फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न बन गया। इस तरह से पैटर्न्स भी बनते हैं ऐसी लोकेशंस पे। ये रिवर्सल वेज पैटर्न्स जो होते हैं, वेज पैटर्न्स रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। ट्रायंगल पैटर्न्स जो होते हैं वो ट्रायंगल पैटर्न्स कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। फ्लैग पैटर्न्स, ट्रायंगल पैटर्न्स ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं। बट जो फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज पैटर्न्स होते हैं ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। और कैंडल स्टिक्स पे भी अभी हम बात करेंगे। यहां पे देखो एक बहुत ही प्यारा हैमर कैंडल भी बना हुआ है। हैमर कैंडल कितने तरह के होते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन ये प्राइस का जो वाइब्रेशन है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी था, तो यहां से प्राइस बाउंस हुआ। सेम वही के वही यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है प्राइस का, कि ये जो सपोर्ट एरिया है इसको प्राइस ने ब्रेक तो किया, बट ब्रेक करने के बाद में इसमें कंटिन्यूएशन नहीं बनाया। यहां से प्राइस रिजेक्ट हो गया, देन हायर लो बनाया, देन प्राइस रिवर्स हो गया। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये पूरा जो डाउन ट्रेंड बना है, यहां पे जितना भी डाउन ट्रेंड बना है उसका फर्स्ट करेक्टिव वेव है। मतलब यहां से प्राइस ऊपर गया तो ये फर्स्ट इसका राइजिंग वेव है, जहां जिसके ऊपर जाकर री ब्रेकआउट होना है। री ब्रेकआउट का मतलब है कि ऑलरेडी प्राइस अप ट्रेंड में, बट इसके ऊपर जाकर री ब्रेकआउट हो रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है। इसी तरह से यहां से ऑलरेडी प्राइस डाउन ट्रेंड में, बट इसके नीचे जब जब प्राइस आ रहा है वहां पर री ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब प्राइस उसके नीचे री ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो प्राइस पॉइंट होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके आसपास आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो सपोर्ट एरिया था वो आगे चल के यहाँ पे देखो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट किया, जहां पे हमने शॉर्ट किया था बैंक निफ्टी को मॉर्निंग में 10 o'clock के आसपास। निफ्टी भी यहाँ पे शॉर्ट हुआ था। ये जो प्राइस लोकेशन है, इस प्राइस लोकेशन के आसपास देखो यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस इसने रिएक्ट किया था, एज ए रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं कि प्रीवियस जो सपोर्ट एरिया होता है वो आगे चल के एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है। तो यही हम उस पीपीटी फाइल में समझ रहे थे। बाकी का यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं जो एक्सप्लेन करने लायक है, बट अभी हम कंटेंट दूसरा पढ़ रहे हैं तो इसलिए वो एक्सप्लेन मैं आगे करूंगा कभी।
तो यहाँ पे देखो कैंडल्स के बारे में हमने जाना, कैंडल्स कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग ग्रीन व्हाइट कैंडल्स और ग्रीन व्हाइट रेड कैंडल या मारूबुजू कैंडल, ये किस टाइप की कैंडल्स होती है, ये कैंडल्स कैसे बनती है। जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स क्या है, कैंडल का रियल बॉडी है, इसको बोलते हैं रियल बॉडी। जैसे यहाँ पे और भी कैंडल्स होंगी, थोड़ा मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा इसको। हाँ, यहाँ पे जैसे देखो ये कैंडल है, कोई भी बुलिश कैंडल देख लो आप, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो मैंने एक बॉक्स बनाया, ये कैंडल की क्या होती है, रियल बॉडी होती है, जहां पे रियल वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है। अगर किसी कैंडल में एक अच्छी बॉडी बनी होगी उस कैंडल की, तो वहां पे एक अच्छा वॉल्यूम होगा। अब वो वॉल्यूम टू टाइप से होता है। एक तो वो वॉल्यूम होता है जहां पे एक्चुअल में स्टार्ट होता है, वॉल्यूम जनरेट होता है, मतलब कि उस जगह से एक ट्रेंड स्टार्ट होता है। और एक वो वॉल्यूम होता है जहां पे ट्रेंड खत्म होता है। मतलब बहुत सारे लोग वॉल्यूम को फॉलो करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे मैं अगर लगाता हूं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट मैंने लगा लिया, तो शायद वॉल्यूम चार्ट दिखेगा क्या। अच्छा, ये निफ्टी 50 का स्टॉक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट अगर फ्यूचर में लगाऊंगा तो वॉल्यूम चार्ट दिख जाएगा। हाँ, गुरुजी, ये वैल्यूम क्या होता है? मुझे यही आज तक समझ में नहीं आया कि वैल्यूम से हम क्या देखते हैं। वही मैं समझा रहा हूँ। देखो मैं आपको, हमारा कंटेंट कैंडल स्टिक है, बट मैं आपको एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल उसको ध्यान से सुनो। वॉल्यूम भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में फिर कभी पढ़ेंगे। देखो वॉल्यूम मैंने आपको अभी दो बात बताई। एक तो वॉल्यूम वो होता है जहां से प्राइस का मूवमेंट शुरू होता है, और एक वॉल्यूम वो होता है जहां पे प्राइस का मूवमेंट लूज होता है, खत्म होता है। अब आप ऐसे बोलोगे कि यार वॉल्यूम खत्म होता है, लूज होता है, या फिर प्राइस का मूवमेंट लूज होता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि एक तो वो पॉइंट है जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वहां पे मतलब फ्रेश ट्रेडर्स एंटर हुए। और एक वॉल्यूम वो होता है जहां पे प्राइस का लोकेशन खत्म हुआ, प्राइस का ट्रेंड खत्म हुआ, वहां पे जो ट्रेडर्स उस ट्रेंड के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, जो ट्रेडिंग में ऑलरेडी पार्टिसिपेंट्स है, वो एक तो एग्जिट हो रहे हैं, और हो सकता है वहां पे जो ट्रैप होते हैं जो रिटेलर्स, वहां पे हो सकता है फ्रेश सेलर्स भी एक्टिव हो गए हो। बट वो रिटेलर्स उस प्राइस मोमेंटम को वहां पे मतलब और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी जो प्रोफेशनल लोगों का वेटेज वहां पे वॉल्यूम जो सेट है, वो वॉल्यूम ही निकल जाएगा। जैसे कि किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट होता है, डीआईआईज का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट होता है, रिटेलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म में कोई स्टॉक चल रहा है, तो भाई रिटेलर्स अकेले तो उस स्टॉक को वहां से ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब तक कोई एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट का स्टॉक वहां से नहीं हटेगा, या फिर कोई क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये लोग अपना फंड जब तक एग्जिट नहीं करेंगे, तब तक रिटेलर्स उसका ट्रेंड चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर इन लोगों ने अपना वहां से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हटा दिया, तो रिटेलर्स उसको आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो सेम थ्योरी इंट्राडे में होती है कि इंट्राडे में जो एक जहां से ट्रेंड शुरू होता है, वहां पे एक वॉल्यूम बनता है। जैसे कि यहां पे आप देखो, इस पॉइंट पे जाके ट्रेंड शुरू हुआ। एक सेकंड, एक कॉल अटेंड कर लेता हूं मैं, एक सेकंड। तो यहां पे देखिए गाइज, यहां पे क्या है कि एक तो ये पॉइंट है जहां पे रेड यानी कि सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा है ना, सेलर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा इस पॉइंट पे। और यहां पे देखो, इस पॉइंट पे यहां पे बहुत ही हाई वॉल्यूम है, ये रेड वाला वॉल्यूम बहुत ही हाई है। बट यहां पे क्या हुआ है, यहां पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया है, और हो सकता है कुछ फ्रेश सेलर्स भी यहां पे ट्रैप हुए हो, जो प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आए, लेकिन यहां से प्राइस का लोकेशन चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम हाई है तो प्राइस जो है कंटिन्यू डाउन गिरेगा, उसके साथ साथ प्राइस को भी नीचे आना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम और प्राइस, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है, दैट मींस कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में रहेगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस भी गिर रही है। मेन चीज है प्राइस, हमको मेनली फॉलो करना है प्राइस को। तो प्राइस ही सबसे बड़ी चीज है, मतलब भावी भगवान है ये सब बोलते हैं, तो यही मेन चीज है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रही है,
तो इसका मतलब है कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब कि प्राइस में नए ट्रेडर्स भी एक्टिव होते जा रहे हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं वो तो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है। वही सीन यहां पे होता है कि जब प्राइस नीचे आ रहा है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि जो प्रोफेशनल लोगों ने जो शॉर्ट आउट किया हुआ है वो तो ऑलरेडी है, बट यहां पे और भी फ्रेश ट्रेडर्स यहां पे एक्टिव होते जा रहे हैं। जो ट्रेंड है वो अग्रेसिव होता जा रहा है। तो अग्रेसिव जब ट्रेंड होता जाएगा तो उसमें कैंडल्स की बॉडी कैसी बनेगी वो हमको देखना है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे सेलर्स एक्टिव हुए, यहां पे वॉल्यूम एक्टिव हुआ है ना, यहां पे बायर्स सेलर्स का वॉल्यूम यहां पे इंक्रीज होने लगा। यहां पे चल के थोड़ा प्राइस में करेक्शन आया, उसके बाद फिर से एक करेक्टिव लोअर हाई बना, उसके बाद में यहां पे देखो कंटिन्यू वॉल्यूम बढ़ने लगा, कंटिन्यू ये वार्स जो इंक्रीज होते हुए ऊपर गई है ना, और यहां पे कंटिन्यू ये फॉल होना शुरू हो गया। तो यहां पे अब कैंडल्स की बॉडी हमको देखना, देखो यहां पे एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था इस कैंडल की बॉडी में, यहां पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हो गया था, कुछ लोग तो एंट्री कर गए थे लेकिन कुछ लोग और प्राइस की लोकेशन का वेट कर रहे थे। आगे चल के जैसे ही यहां पे प्राइस दोबारा से फॉल शुरू किया तो यहां पे देखो कितनी तेजी से कितनी स्ट्रांग और कितनी रियल बॉडीज बनना शुरू हो गई। ये रियल बॉडीज थी, ये होता है एक्चुअल वॉल्यूम, इसको बोलते एक्चुअल वॉल्यूम जो कंटिन्यू हुआ, जो आगे चल के कंटिन्यू हुआ, मतलब प्राइस को कंटिन्यू किया। तो कैंडल जो होती है ना, कैंडल में भी बहुत सारी चीजें होती है जो सीखने लायक है, समझने लायक है। कैंडल्स के हिसाब से भी हम ये जज कर सकते हैं कि कहां पे एक अच्छा, जैसे यहां पे देखो, यहां पे कितना रियल और कितना स्ट्रांग और कितना अच्छा कैंडल है। तो इसके बाद में जब प्राइस यहां से वापस आया तो देखो इस कैंडल के आसपास में, इस कैंडल में जितने वायर्स एक्टिव हुए थे उन वायर्स के आसपास आके यहीं से प्राइस अगेन से बाउंस हो गया। तो ऐसे कैंडल्स जो होते हैं ना, ये रियल बॉडी वाले कैंडल्स होते हैं, इनमें एक्चुअल में वॉल्यूम होता है, यहां पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जैसे ये कैंडल है, यहां पे इसका हाई है 14691, 14691 ये इसका हाई है। तो यहां पे क्या हुआ था, लास्ट डे में हमारा जो 14685 का जो बाइंग ट्रिगर था निफ्टी फ्यूचर का वो एक्टिव हुआ था। दैट मींस कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया था टोटल जो यहां पे ब्रेक हुआ था। तो इस ब्रेकआउट पे ऑलरेडी प्रोफेशनल लोग तो इसमें इन्वॉल्व है, बट यहां पे रिटेलर्स भी एंटर कर गए। दैट मींस कि ये एक अच्छा रियल वॉल्यूम वाला कैंडल था। यहां पे भी देखो रियल वॉल्यूम था मॉर्निंग में, बिकॉज यहां पे शॉर्ट हुआ था प्राइस, ये रियल वॉल्यूम था। बट प्राइस का लोकेशन आगे चल के कंटिन्यू नहीं हुआ और यहां पे वॉल्यूम पहले इंक्रीज हुआ, बाकी बाद में वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया। इसी तरह से यहां पे देखो प्राइस का लोकेशन कंटिन्यू हुआ आगे की तरफ, यहां पे एक दो कैंडल्स में थोड़ा सा प्राइस का वाइब्रेशन हुआ, देन अगेन एक बहुत सॉलिड बॉडी वाली कैंडल बनी। तो ये जो कैंडल्स होती है ना, इनमें रियल बॉडी जो होती है उसमें रियल वॉल्यूम होता है वायर्स और सेलर्स का। और ये जो शैडो होती है जो बिक बनती है, जैसे मैं एक बॉक्स बना रहा था अभी कैंडल का, कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ये रियल बॉडी है। अब इसमें अगर मुझे बिक बनाना हो तो बिक कैसे बनेगा, देखो यहां पे एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, तो ये इसका हो गया बिक, है ना, ये इसका हो गया बिक। मतलब ये जो बिक है, ये जो शैडो है साइड में जो निकली हुई है, जैसे इस कैंडल में निकली हुई है, ये जो विक होती है ना, ये बिक्स पे क्या होता है कि जैसे टॉप पे अगर कोई बिक बन रही है तो पार्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ था कि इसकी ओपनिंग हुई है इस पॉइंट से और उसके बाद में प्राइस को ऊपर लेके गए, मतलब बायर्स इसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स का फोर्स इतना हाई है कि प्राइस को ऊपर रुकने नहीं दिया, प्राइस को नीचे लेके आ गए और नीचे आने के बाद में एक लो पॉइंट भी बना दिया। देन फिर से वायर्स ने प्राइस को पुश किया और फिर से प्राइस यहां पे जाके क्लोज हो गई। दैट मींस कि रियल जो वॉल्यूम था बायर्स और सेलर्स का वो इस एरिया में जनरेट हुआ। तो ये एरिया अभी तक यहीं पे प्राइस का लोकेशन है एक्चुअल प्राइस का। ये जो शैडो है, ये शैडो का जो लोकेशन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके बाहर जब मार्केट निकलेगा तब जाके इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। जैसे अगर इस शैडो के बाहर मार्केट आ जाएगा नीचे तो यहां पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा तो ये एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये एक्चुअल में एक कैंडल की वॉल्यूम होती है, एक्चुअल में एक कैंडल की इंटरप्रिटेशन होती है। एक सेकंड गाइज, एक सेकंड, डिस्टर्बेंस हो रहा थोड़ा, बट यहाँ पे देखिए ये सर हाँ जी, हाँ सॉरी जी, सर, तो सर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जो ट्रेंड है वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड है और ये जो कैंडल्स है वो वॉल्यूम बेस्ड है। देखो प्राइस और कैंडल्स टोटल ही
प्राइस एक्शन पे है, बट ये जो कैंडल्स है ना, इनसे हमको वॉल्यूम का पता चलता है। तो सर ये जो विक बनती है, हाँ, इसमें जो ओपन और क्लोज होता है, ये वॉल्यूम बेस्ड होता है या ये प्राइस बिडिंग बेस्ड होता है? देखो ये वॉल्यूम बेस्ड होता है। प्राइस की बिडिंग भी वॉल्यूम के हिसाब से चलती है। वॉल्यूम जनरेट होता है ट्रेडर्स से। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका ही ओपन इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि कितने एक्टिव ट्रेडर हैं और कितने डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स होता है ना, उनसे ही वॉल्यूम बनता है। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे, उतना ही बड़ा वॉल्यूम बनेगा, उतनी ही बड़ी कैंडल बनेगी। और ये जो प्राइस का जो बिडिंग होता है ना टोटल, ये सब ट्रेडर्स के इंटरेस्ट पे ही बनता है, वॉल्यूम के इंटरेस्ट पे ही बनता है। वॉल्यूम और प्राइस एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन इन दोनों का इंटरप्रिटेशन दोनों का अलग अलग है मार्केट के अंदर। दोनों का रिएक्शन जो है, रिफ्लेक्शन जो है, वो अलग अलग तरीके से है। बाकी तो यहां पे देखिए जो कैंडल्स बनती है ना, ये कैंडल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर किसी कैंडल, जैसे ये बड़ी कैंडल है, तो इसमें वॉल्यूम है, इसीलिए इतना बड़ा कैंडल बना है। और छोटा जो कैंडल बनता है जिसमें बिक बनती है, वहां पे क्या है, जैसे यहां पे देखो ये जो कैंडल बनी है, ये प्राइस के बिडिंग के हिसाब से ही बनी है, बट यहां पे वॉल्यूम सेलर्स का ज्यादा है, ना कि वायर्स का। ये चीज हमको समझनी है, ये बात हमको समझना है कि इसमें देखो वायर्स प्राइस को अप साइड में लेके गए। मैं आपको कैंडलस्टिक्स थोड़े डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं। लोग बाग इनको सिंपल बता देते हैं कि ये शूटिंग स्टार है, ये शूटिंग स्टार है, इसका मतलब है बियरिश कैंडल है। ये लोग बाग सिंपल तरीके से इसको बता देते हैं, लेकिन हमको इसको डीपली माइंड सेट में सेट करना है, तो इसका पूरा कंक्लूजन हमको समझना है। तो देखिए यहां पे इस कैंडल में, जैसे आपने पूछा वॉल्यूम और प्राइस बिडिंग, तो इस कैंडल के अंदर जो भी प्राइस बिडिंग थी वो बेस्ड ऑन वॉल्यूम थी। वॉल्यूम का मतलब है कि जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है इस पार्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस को कितने बिडिंग पे बाई सेल करना है। एक अग्रेसिव ट्रेंड होता है, तो उसमें बिडिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। और एक साइडवेज ट्रेंड होता है, उसमें बिडिंग बहुत ही मिनिमल होती है, मतलब बहुत ही मिनिमाइज होती है, बहुत छोटी छोटी बिडिंग होती है। उसका मतलब है कि साइडवेज ट्रेंड में ट्रेडर्स का वॉल्यूम बहुत ही कम है, वहां पे बिडिंग छोटा ही रहेगा। और अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां पे बिडिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जो प्राइस का बैंड चलता है यहां पे, ये बाय और सेल का जो आस्क और बिड प्राइस चलती है यहां पे, तो ये डिपेंड करता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन का जो वॉल्यूम है, जहां पे ट्रेडर्स है, उस हिसाब से। और आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि यहां पे बायर्स ज्यादा दिखा रहा है, सेलर्स ज्यादा दिखा रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन चल रहा है, लेकिन बायर्स बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो इसका मतलब यहां से ट्रेंड अप ट्रेंड क्यों नहीं है, ये तो बुलिश होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी सेल करके बैठे हैं, उनके ऑर्डर यहां पे टारगेट में लगे हुए हैं, तो वो भी शो करता है यहां पे। तो यही इनका गेम है, यही इनका खेल है कि देखो ऐसी जो कैंडल्स है, इसका सिंपल एक तरीका है कि ये शूटिंग स्टार है, ये एक तरह का बियरिश कैंडल है, इसको बियरिश माना जाता है। बट इसका वॉल्यूम देखना है हमको, कि इस कैंडल को देख के समझना है हमको। हम नहीं जानते कि ये शूटिंग स्टार है, हम नहीं जानते कि ये बुलिश इनगल्फिंग है, क्या है, हमको नहीं पता इसके बारे में। हम तो इस कैंडल को देख के ही आइडिया लगाएंगे कि ये जो कैंडल है ये क्या बोलना चाहती है। ये कोई भी कैंडल है, इसका कोई भी नाम है, हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो हम तो इस कैंडल को देख के जज करना चाहते हैं कि इस कैंडल का एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इस कैंडल में आप देख रहे हो, इस कैंडल में चलो हमारे पास वॉल्यूम का भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, फिर भी ये वॉल्यूम का इंडिकेटर तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया है, इसको यूज करो ना करो वो आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, तब यूज करना। बट सिंपल ये कैंडल को देख के हमको ये पता चलना चाहिए कि उस कैंडल में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो यहां पे देखो ये जो, और लोकेशन, एक और सबसे बड़ी बात है जो मैंने शुरू में बोली थी, 2 लोकेशंस का ध्यान रखना है। एक तो जहां से ट्रेंड शुरू हो रहा है, और ट्रेंड चलने के बाद में, जैसे यहां से लेके यहां तक ये ट्रेंड चल चुका है, तो
आफ्टर एक लॉन्ग ट्रेंड के बाद में वहां पे अगर ट्रेंड कैंडल्स की बिग ज्यादा बड़ी हो जाती है और कैंडल्स की रियल बॉडी छोटी हो जाती है, तो वहां पे अगर कोई बड़ा सेलिंग कैंडल बन जाता है एक डाउन ट्रेंड में, तो इसका मतलब ये नहीं कि और ज्यादा नीचे सेलिंग होगी। वहां पे हो सकता है एग्जिट भी कर रहे हो लोग। जैसे यहां पे देखो बहुत बड़ी कैंडल है, यहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया। यहां पे बहुत बड़ी कैंडल है, प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया। यहां पे भी बहुत बड़ी कैंडल है, प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट किया। इधर भी आप देखोगे, इधर भी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे देखो यहां पे ये बहुत बड़ी कैंडल है, सेलिंग कैंडल। अब यहां पे साइडवेज हुआ मार्केट, उसके बाद बहुत बड़ी एक सेलिंग कैंडल बनाई। दैट मींस कि यहां पे प्रॉफिट बुक हुआ है, एग्जिट हुआ है, बिकॉज ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है। यहां पे फिर से एक हैमर कैंडल बन गया। हैमर भी 3-4 तरह के होते हैं, तो ये सबसे हैमर पे भी अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कैंडल बॉडी की, जो कैंडल की बॉडी होती है, रियल बॉडी, उसके हिसाब से हमको इंटरप्रिटेशन निकालना है। इस कैंडल के अंदर जो एक्चुअल में वॉल्यूम था, ये एक बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर वायर्स एक्टिव हुए थे शुरुआत में, बाद में सेलर्स ने ऊपर से प्राइस को नीचे पुश किया। तो इस कैंडल के अंदर जो एक्चुअल वायर्स का वॉल्यूम है वो बस इतना सा है। ये जो बना है इतना सा, ये बॉडी का जो मतलब कैंडल का जो रियल बॉडी बना है, बस इतना सा है। बाकी ऊपर जो है ना, ये सारा सेलर्स का फोर्स है। यहां पे सेलर्स एक्टिव है। इसको अगर आप इस तरह से देखोगे तो ये एक तरह से रेड कैंडल है ऊपर वाली। ग्रीन कैंडल बस इतनी सी बनी है, छोटी सी। और इसके बाद में देखो ये ग्रीन कैंडल्स छोटी होती गई। इट मींस कि कहीं ना कहीं बायर्स का यहाँ पे फोर्स कम हो रहा है और सेलर्स का फोर्स ज्यादा हो रहा है। बाद में देखो यहाँ पे बिग ऊपर की साइड में ज्यादा निकली हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बार बार में एक्टिव करके प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे, लेकिन सेलर्स दबाते जा रहे थे। अब इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल के अंदर जो वायर्स है ना, वो थोड़ा भी प्राइस को ऊपर ले जा नहीं पाए और सेलर्स ने बिल्कुल नीचे की साइड में बिग बना दी। मतलब सेलर्स ने नीचे की साइड में बिग बना दी। दैट मीन्स कि सेलर्स का फोर्स इतना हैवी है कि प्राइस को, वायर्स को इंक्रीज ही नहीं करने दे रहे। नेक्स्ट कैंडल में तो सीधा ही रेड कैंडल बन गई, सेलर्स का क्लियर फोर्स आ गया और उसके बाद में देखो कितना तेजी से प्राइस नीचे आया। सेम सारे ऐसे सिनेरियोज में सेम ऐसा बनता है। कैंडल्स हम जब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि यार यहां से एक प्राइस नीचे आया, इस पे क्या बना रहा है, एक तरह से फ्लैग पैटर्न बना रहा है। ये एक तरह का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद यहां पे एक फ्लैग पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बना, ये चार्ट पैटर्न। यहां पे देखिए ये क्या है, एक तरह से एक फ्लैग चार्ट पैटर्न है। मतलब एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक फ्लैग चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसको इनवर्स फ्लैग चार्ट पैटर्न बोलते हैं। ये एक तरह से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। तो चार्ट पैटर्न तो है, बट यहां पे ये चार्ट पैटर्न के अंदर कैंडल्स को भी हम थोड़ा समझ लेंगे तो ये हमारे लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है। यहां से प्राइस देखो बायर्स ने इंक्रीज किया, उसके बाद बायर्स ने आगे इंक्रीज किया, लेकिन इस कैंडल में सेलर्स ने दबा दिया। इस कैंडल का हाई है 15005। तो आगे चल के देखो इस कैंडल का जो हाई है उसके आसपास से ही दोबारा से एक बहुत तेजी से सेलिंग फोर्स देखने को मिला। दैट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक लॉन्ग लेगेड डॉजी बियरिश डॉजी कैंडल थी, या फिर इसको लॉन्ग लेगेड बियरिश कैंडल भी बोल सकते हैं। तो इस कैंडल के आसपास से यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे आ गया। तो एक बार फिर से बियरिश कैंडल बनी, जो कि बियरिश इनगल्फिंग टाइप की कैंडल है। उसके बाद देखो बहुत तेजी से प्राइस नीचे आया, इसके बाद तो प्राइस ऊपर ही नहीं गया। तो ये कैंडल की जो रियल बॉडी होती है ना, उसमें कैसा वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को कैसे हमको एनालाइज करना है, ये थोड़ा सा हमको इसको जज करना है। ये आपको क्लियर हुआ नवनीत जी कि इसमें और भी अभी कुछ डाउट रह गया? नवनीत जी सर हाँ जी सर, क्लियर हो गया है ना। मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हाँ जी सर, उसी कैंडल पे आप एक बार जाएंगे जो जिसको आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ऊपर की तरफ जिसकी लॉ। हाँ, ये वाली। अब इसमें ना जैसे आप जैसे इसमें क्या है कि ऊपर से जैसे प्रेशर लगाए, तो ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये सेलर्स ने डोमिनेट किया है इस वाले कैंडल में, है ना। राइट। तो अगर इसको अगर अपन को डिसाइड करना है तो किस हिसाब से हम इसको डिसाइड करेंगे कि ना, ये जैसे जो वॉल्यूम जो इसमें अभी जो बायर्स का जो दिखा रहा है, हाँ। तो इसको क्या हम इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे कि हाँ इसमें अभी भी बायर्स बैठे हुए हैं, या क्योंकि अगर इसमें सेलर्स ने अगर इसको डोमिनेट किया है तो फिर ये भी अपनी देखा जाए तो एक तरीके से रेड कैंडल ही होना चाहिए थी ना, हैमर कैंडल। देखो यार, जब चोट लगती है ना तो दर्द आसानी से नहीं जाता है
है ना। जब चोट लगती है ना तो दर्द एक दिन में खत्म नहीं होता। उसको मतलब ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है, ट्रीटमेंट चलता है उसका। तो वही चीज है यहाँ पे, जो अप ट्रेंड था ना, जो वायर्स का अप ट्रेंड था, ये देखो बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड था। तो ये अप ट्रेंड के बाद में यार स्लाइटली ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता है। और मेन मेन फैक्टर है प्राइस का लोकेशन। दिस इज द रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे प्राइस का लोकेशन है। अगर यही कैंडल इधर बनती, यहाँ पे कोई ऐसा सीन सेट होता, तो यहाँ पे इस कैंडल को हम यहाँ पे शूटिंग स्टार में या फिर यहाँ पे इतनी वीकनेस में कैलकुलेट नहीं करते। इस रेजिस्टेंस लाइन के आसपास अगर ऐसी कोई कैंडल बन रही है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैंडल बनी है, कितनी ब्यूटीफुल कैंडल बनी है, कि कितना बढ़िया एक बायर्स का वॉल्यूम था, कितना अच्छा एक बायर्स का वॉल्यूम था, है ना। बट ये लोकेशन क्या है, ट्रेंड के नीचे है। और यहाँ पे चल के ये लोकेशन है जहां पे अगर कैंडल की जो रियल बॉडी है वो खत्म हो रही है, मतलब इस जगह पे आप देखो रियल बॉडी जो है वो बिल्कुल खत्म हो रही है इस जगह पे, और सिर्फ शैडोज दिखाई दे रही है, और उसके बाद बियरिश कैंडल बन रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे अब एक डाउन ट्रेंड बन सकता है। तो ये चीज आपको देखनी है। ये बात आपने बोली कि यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने प्राइस को डोमिनेट किया, बिल्कुल सही है। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो वायर्स थे, जो ऑलरेडी अपट्रेंड में वायर्स थे, वो वायर्स यहाँ पे अभी भी एक्टिव है। वो वायर्स एक्टिव है जो ऑलरेडी अपट्रेंड में थे। मतलब मैंने एक अभी एग्जांपल दिया कि जब चोट लगती है तो दर्द आसानी से नहीं जाता, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो वही चीज है, जो वायर्स है ना, वो वायर्स ऑलरेडी एक्टिव है। वो यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे और भी तो ऐसे सीन बने कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे करेक्शन मिला, देन अगेन बायर्स एक्टिव हुए, देन प्राइस अगेन ऊपर गया। यहाँ पे भी वही सीन बना कि प्राइस थोड़ा करेक्ट हुआ, देन अगेन बायर्स एक्टिव हुए, अगेन प्राइस ऊपर लेके गए। बट प्राइस को ऊपर कहाँ लेके गए, यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ प्राइस का। बट देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये आगे कंटिन्यूशन बना। बट यहाँ पे देखो कितना अलग तरीके से ये कंटिन्यूशन है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है डाउन साइड में। तो इसका मतलब ये है कि लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है प्राइस की। कैंडल के साथ साथ प्राइस का लोकेशन भी हमको देखना है। जब भी हम कोई चार्ट पैटर्न्स देख रहे हैं, जब भी हम कोई चार्ट पैटर्न्स को सीख रहे हैं या चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी प्राइस का चार्ट पैटर्न हो, कैंडल स्टिक हो, प्राइस का वॉल्यूम हो, हर चीज को आपको लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइस की लोकेशन पे जरूर देखना है। लोकेशन का मतलब है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया। लोकेशन का मतलब है कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया। देखो यहां पे एक सपोर्ट एरिया था, वहां पे प्राइस एग्जिट हुई थी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ, इतने बड़े वॉल्यूम के साथ प्राइस एग्जिट हुई थी। यहां पे भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस एरिया था जहां पे प्राइस एग्जिट हुई है। और यहां पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में ये एक तरह की मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है प्राइस का, है ना। ये प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एक तरह से, अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बट ये अगेन प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगेन से प्राइस यहां पे सेलर्स ने इसको मतलब डाउन साइड में प्रेस किया, पुश किया, डोमिनेट किया। तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए हैं, जैसे सेलर्स तो यहां पे भी एक्टिव हुए थे, तो जो सेलर्स एक्टिव हुए हैं वो प्राइस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, और यहां से कहीं ना कहीं प्राइस का लोकेशन छोटा हो रहा है, प्राइस का लोकेशन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज यहां पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो रही है। तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पे प्राइस को पुश किया सेलर्स ने, देन आगे चल के आप देखो जो रियल बॉडी है कैंडल की, वो यहां पे कहीं ना कहीं बायर्स की छोटी होती चली गई, और एक साथ में सेलर्स का यहां पे हमको फोर्स देखने को मिला। और जैसे ये फोर्स आया तो इसके बाद में तो भाई प्राइस कंटिन्यू नीचे गिर गया। तो ये चीज आपको क्लियर हुई सनी भाई? हाँ जी। देखो मैं आपको ये बार बार मैं इतना प्रेशर देके क्यों बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन जो है ना मार्केट का, ये सबसे मेन पार्ट है। इंडिकेटर्स, साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स, ये तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की, लेकिन हमको इतना विजन इतना क्लियर रखना है, माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कैंडल्स को देखते ही समझ में आना चाहिए, मल्टीपल फैक्टर्स होने चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि यार ट्रेंड लाइन टूटेगी तो डाउन ट्रेंड हो सकता है इधर,
ये तो हमको भी पता है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये भी हमको पता है कि ये शूटिंग स्टार है भाई, शूटिंग स्टार बनेगा और उस शूटिंग स्टार के नीचे अगर दोबारा से लो ब्रेक होगा तो वहां पे चल के एक डाउन ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि शूटिंग स्टार अगर टॉप पे बन रही है एक हैमर कैंडल, इनवर्स हैमर कैंडल, तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। इट मींस कि ये एक बियरिश कैंडल स्टिक का साइन है। बट यहां पे हमको कैंडल्स को ही देख के पता करना है कि कैंडल्स किस तरह से लोकेशन पे, कौन से लोकेशन पे कैंडल किस तरह से रिएक्ट कर रही है। यहां पे देखो मैंने एक तो ये लोकेशन आपको बताई, दूसरा यही सेम चीज यहां पे भी अप्लाई हो रही है। जैसे जैसे देखो मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं लाइक दिस, ये मैंने लाइन खींची तो भाई इस तरह से, जिस तरह से इस कैंडल में प्राइस को डोमिनेट किया सेलर्स ने, उस तरह से यहां पे भी डोमिनेट किया है, उस तरह से यहां पे भी डोमिनेट किया है, उस तरह से यहां पे भी डोमिनेट किया है। तो आप अब यहां पे ये जो हमने कंक्लूजन निकाला, इस कंक्लूजन को आप यहां पे नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज यहां पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के साथ में एक अप ट्रेंड है और यहां पे हमारा ट्रेंड ब्रेक हुआ है और यहां पे एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई है आगे चल के इस तरह से इस कैंडल के साथ। तो अब आगे चल के भाई इस रेजिस्टेंस लाइन से प्राइस कन्वर्ट होगी, यहां पे प्राइस कंटिन्यूएशन बनाएगी। इस यहां पे भी ऐसी कैंडल्स बन सकती है जैसी कैंडल यहां पे बनी है, बट ट्रेंड और ट्रेंड की लोकेशन दो मेन पार्ट है, दो बहुत ही मेन है। ट्रेंड विथ ट्रेंड की लोकेशन, मतलब ये ट्रेंड हमारा अप है, ये ट्रेंड हमारा डाउन हो चुका है। तो आगे चल के आप इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करते हो तो यहां पे अब देखो, यहां से प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और यहां पे देखो बहुत अच्छे से एक बाइंग वॉल्यूम बना है ना। यहां पे भी वायर्स एक्टिव हुए, बट यहां पे देखो जो सेलर्स, जिस तरह से हम इधर कंक्लूजन निकाल रहे थे कि भाई अप ट्रेंड है तो बायर्स यहां पे भी एक्टिव हुए, तो बायर्स यहां पे भी एक्टिव हुए, ये अप ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता था। वैसे ही यहां पे ये डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए, सेलर्स यहां पे एक्टिव हुए, सेलर्स अगेन यहां पे एक्टिव हुए अगेन। और ये लोकेशन क्या है? एज ए रेजिस्टेंस लाइन। और इस रेजिस्टेंस लाइन पे क्या बना है? ये एक तरह से शूटिंग स्टार कैंडल है जो कि बियरिश कैंडल है। अब ये शूटिंग स्टार क्यों बोलते हैं इसको, इसका भी रीजन मैं बताऊंगा। इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं या फिर डोजी टाइप का भी कैंडल बोल सकते हैं। तो हमारा यहां पे मेन पर्पज क्या था कि हमने एक कैंडल बनाया, ये इसका रियल बॉडी है, रियल वॉल्यूम है। उसके बाद ये इसकी क्या है, राइट साइड में ये जो है ये बिक्स है, ये वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है। यहां पे हो सकता है कि इस पॉइंट पे जाके सेलर्स एक्टिव है तो ये एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा, ये प्राइस लेवल एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा और ये जो प्राइस लेवल है एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगा। जो लोअर शैडो है वो एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगी और अपर शैडो है वो एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पे सेलर्स एक्टिव है, उस प्राइस पॉइंट से, उस पिन पॉइंट से सेलर्स प्राइस को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये सारी चीजें क्लियर हुई सब लोगों को। ये जो मैंने एक कैंडल का कंक्लूजन बताया ये क्लियर हुआ, तो मैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं इसी कैंडल के। ये क्लियर हो गया भाई आपको सभी को? हाँ जी सर। है ना? अगर किसी को कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी अगर क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जिससे मैं उसको क्लियर कर पाऊं। बाकी मेरा मेन पॉइंट था आपको कैंडल के वॉल्यूम को रियल एक्चुअल बॉडी का जो कैलकुलेशन है और लोकेशन है और ट्रेंड है, ये तीन चीज को एक साथ कंबाइन करना। ये आपको समझ में आया क्या? अगर ये आपको यस सर। जी नवनीत जी बहुत बढ़िया। मेरा मोटिव यही था। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत अच्छा है। और कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। तो आगे चलते हैं। देखो आगे, अब ये मैंने एक जो कैंडल बनाई थी, ये कैंडल बुलिश या बियरिश कुछ भी हो सकती थी। बाकी अगर कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है, नीचे ओपन हो रही है, ऊपर क्लोज हो रही है, एक हाई लो बना रही है, तो वो बुलिश कैंडल होती है। और अगर कोई कैंडल ऊपर ओपन हो रही है और नीचे क्लोज हो रही है और हाई लो बना रही है, दैट मीन्स कि वो एक बियरिश कैंडल है। ये तो बहुत सिंपल पार्ट है ना? अब इसमें रियल बॉडी का कंक्लूजन हम समझ गए। रियल बॉडी में कैसे वॉल्यूम जनरेट होता है, कैसे वायर्स और सेलर्स वहां पे डोमिनेट होते हैं, ये भी हम कंक्लूजन समझ पाए। अब आगे, इसके आगे अलग अलग तरह की कैंडल्स बनती हैं। जैसे एक कैंडल को बोलते हैं मारुभुजु कैंडल। मारुभुजु का मतलब ये है कि वो कैंडल में ओपन हाई दोनों इक्वल होते हैं। ओपन और हाई मतलब लो और हाई, ओपन लो और हाई और क्लोज, ओपन लो हाई और क्लोज, वो बुलिश मारुभुजु है। या ओपन हाई
लोअर क्लोज, वो बियरिश मारुबुजू है। अभी मैं आपको बना के बताता हूं, देखो एक सेकंड। ये तो एक नॉर्मल कैंडल हो गई जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। देखो नॉर्मल कैंडल इस तरह की होती है जिसमें बिक भी निकल जाती है आइड साइड में, वो बुलिश या बियरिश कैसी भी बन सकती है। लेकिन मारुबुजू जो कैंडल होती है, जैसे यहाँ पे ये व्हाइट मारुबुजू है, मतलब कि एक बुलिश मारुबुजू है। इसके बाद में मारुबुजू कैंडल्स कैसी होती है, इस तरह से, जैसे ओपन हुई इस प्राइस पॉइंट से, वही उसका हाई है, और उसके बाद ये लो बना है, यही इसका क्लोज है। तो इस कैंडल के अंदर क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है, ये एक रियल बॉडी है, इसके अंदर एक्चुअल में वॉल्यूम है। अब ये वॉल्यूम कैसा है, ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है आपका ट्रेंड और आपके ट्रेंड की लोकेशन। कैंडल ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, मतलब अगर ये ग्रीन बनी है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, अगर ये रेड बनी है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है। इसके अंदर एक्चुअल में वॉल्यूम है, इसके अंदर एक्चुअल में बाइंग और सेलिंग हुआ है, मतलब इसमें एक्चुअल में ट्रेडर्स जो है उन्होंने अपना ट्रेड इनिशिएट किया है। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर इस तरह की कैंडल्स बन रही है, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं लोकेशंस पे, मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। जैसे यहां पे ये लोकेशन है, यहां पे हालांकि ये परफेक्टली मारुबुजू नहीं है, बट इसको ओपन मारुबुजू बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। अब ये देखो, ये रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि यार एक तो ये सपोर्ट लाइन के आसपास है, एक तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, दूसरा ये ब्रेकआउट भी कर रही है रेजिस्टेंस को। दैट मींस कि ये प्योर बाइंग कैंडल है, प्योर बाइंग कैंडल, मतलब परफेक्टली एक्चुअल में इसमें वॉल्यूम आया है। बट अगर यही कैंडल कोई ऐसी जगह पे बने, जैसे देखो यहां पे ये कैंडल बनी है, ये बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है। हालांकि ये कैंडल्स में ओपन हाई सेम नहीं है, ओपन लो सेम नहीं है। इस कैंडल के अंदर ओपन और लो सेम होता है या ओपन हाई सेम होता है। इस तरह से ये पूरा, इसमें हाई और लो की शैडो नहीं होती है बिल्कुल भी, ये विदाउट शैडो होती है। इसमें शैडो है थोड़ी बहुत, बट इसका लोकेशन देखो, ये भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की कैंडल है, छोटी छोटी बिक निकली हुई है। बट इसका लोकेशन देखो, लोकेशन क्या है कि ये एक डाउन ट्रेंड में बना है, और उसके बाद में इसके ऊपर बाइंग तो मिला, लेकिन कोई भी कंटिन्यूएशन नहीं है। तो ये जो वायर्स है ना, ये वायर्स ये भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी प्राइस को सेल करके बैठे हैं, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया हो सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ फ्रेश वायर्स एक्टिव हुए होंगे। बिकॉज यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था, इस पॉइंट पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। देखो यहां पे जब ये डाउन ट्रेंड था, थोड़ा ये लॉजिक समझना, आपको लॉजिक समझ में आएगा। सब कुछ प्राइस के अंदर है, सब कुछ प्राइस में है, आपको बस बिहेवियर को समझना है, प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्या क्या दिखा रही है, ये सारी चीजों को समझना है। यहां पे देखो, एक तो यहां पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना, दिस इज द फॉलिंग वेज पैटर्न, जो कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। आफ्टर ए लॉन्ग डाउन ट्रेंड एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना, यहां पे इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। मैंने एज पर द ट्रेंड लाइन भी आपको ब्रेकआउट यहां पे मार्क करना बताया। दूसरा यहां पे देखो लोअर हाई है, इस लोअर हाई को जैसे प्राइस ने ब्रेक किया, तो यहां पे देखो पहले ब्रेक किया, उसके बाद इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यूएशन बनाया। तो इस पॉइंट पे आके अगेन से जो रेजिस्टेंस एरिया था, वो आगे चल के एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, उसने एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया। यही चीज मैंने अभी कुछ देर पहले आपको यहां पे बताई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो रोल है वो कैसे इंटरचेंज होता है, किस तरह से वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। तो इस तरह से देखो यहां पे वही चीज है, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था उसने आगे चल के सपोर्ट का काम किया। तो यहां पे जो सेलर्स थे उन्होंने यहां पे प्रॉफिट भी बुक किया, इस पॉइंट पे आके प्रॉफिट भी बुक हुआ, साथ साथ में यहाँ पे फ्रेश वायर्स भी एक्टिव हुए। बिकॉज यहाँ पे क्या था, एक तरह से ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ है। तो अब ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट होने के बाद में यहाँ पे फ्रेश वायर्स भी एक्टिव हुए और प्राइस ऊपर गया। अब यार प्राइस ऊपर जाके लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए नीचे आ रही है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक नहीं करेगी तो भाई ये जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे इनिशियल डाउन ट्रेंड लगा है ना, ये अब कंफर्मली डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, और जो यहाँ पे रिवर्सल लगा था प्राइस का वो आगे चल के कंटिन्यूएशन बन जाएगा, क्योंकि प्राइस को तो नीचे ही आना है।
तो ये आगे चल के कंटिन्यूएशन बन जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको प्राइस ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो वही सीन यहाँ पे सेट हुआ। अदरवाइज देखो यहाँ पे प्राइस को ऊपर जाना होता तो एक बार प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाया, एक डाउन ट्रेंड के बाद में एक बार प्राइस ने स्ट्रेंथ दिखाया कि भाई बायर्स इसको अप लेके गए, बायर्स ने यहाँ पे प्राइस को अपसाइड में डोमिनेट किया। बट यहाँ पे ये एक रिटेस्ट एरिया था, मतलब एन पैटर्न बनता, देखो ये एन पैटर्न बन गया, यहां से प्राइस ऊपर गया, देन रिटेस्ट हुआ, देन अगेन से ऊपर जाना चाहिए था इसको इस तरह से। ये जो हायर लोअर हाई पॉइंट है ये वाला नहीं, ये लोअर हाई पॉइंट, इसको ब्रेक करती प्राइस, देन अगेन रिटेस्ट करती, यहां से एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती इस तरह से, उसको अगेन रिटेस्ट करती, ये पॉइंट होता जो परफेक्ट बाइंग लेवल होता, यहां से नॉन स्टॉप प्राइस ये टॉप को जाके टच कर देती। लेकिन उस पॉइंट पे प्राइस नहीं बाउंस हुई है, तो इसका मतलब सिंपल यही है कि प्राइस अब नीचे है और आगे चल के देखो ये रेजिस्टेंस लाइन पे आगे चल के भी यहाँ पे एक तरह से रेजिस्टेंस बनाया और जो डाउन ट्रेंड था वो आगे चल के कंटिन्यू हो गया लाइक दिस। तो यहां पे आया, अब देखो प्राइस यहां पे आया तो प्राइस यहां पे आके वॉल्यूम बहुत अच्छा बना, कितनी अच्छी कैंडल बनी है, कितनी अच्छी बियरिश कैंडल है। ये भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग मारूबुजू टाइप की कैंडल है, हालांकि इसमें बिक निकली हुई है, इसको परफेक्ट मारूबुजू कैंडल नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी उस टाइप का ही वॉल्यूम है इसके अंदर। बट लोकेशन देखो, लोकेशन है एज ए सपोर्ट प्रीवियस स्विंग लो, तो प्रीवियस स्विंग लो के आसपास यार सपोर्ट बन रही है, उस सपोर्ट के आसपास इस तरह की कैंडल बन रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे डायरेक्टली एक डाउन ट्रेंड लग जाएगा, ऑलरेडी प्राइस काफी दूर से आ रही है। अगर यही कैंडल यहां पे बनती, यही कैंडल यहां पे बनती, देखो यहां से थोड़ा प्राइस ऊपर जाता और उसके बाद यहीं से प्राइस नीचे आ जाता, इस पॉइंट से ही प्राइस नीचे आ जाता। तो इस पॉइंट से प्राइस अगर नीचे आता तो यहां पे अगर इस टाइप की कैंडल बनती तो उसको बोल सकते थे कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, बिकॉज यहां पे प्राइस का रिवर्सल गैप ज्यादा नहीं है, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के पास ही रिवर्सल गैप है। बट यहां पे ऑलरेडी प्राइस काफी इंक्रीज हो चुकी है और उसके बाद में वहां से काफी ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है पार्टिकुलर डे में। तो यहां पे ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को कंटिन्यूएशन बनाने के लिए या तो इसके नीचे आएगी प्राइस, उसके बाद रिटेस्ट करके डाउन गिरेगी, या फिर देखो ये थोड़ा सा ऊपर लोअर हाई बनाने गई, ये जो पहले लोअर हाई था यहां पे उसके आसपास लोअर हाई बनाने गई, ये जो लोअर हाई था इसके आसपास यहां से लोअर हाई बनाने गई, देन प्राइस अगेन ब्रेक हुई, देन अगेन लोअर हाई और देन उसके बाद देखो क्या फ्री फॉल आया, ब्लड बाथ हुआ, एक तरह से नॉन स्टॉप वॉल्यूम आया इधर। तो ये प्राइस के जो इंटरप्रिटेशंस है, ये जो लोकेशंस है, ये हमको बहुत ही अच्छे से समझना है। और मारूबुजू कैंडल्स जो होती है ये एकदम रियल बॉडी होती है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है प्राइस का, एक्चुअल ट्रेडर्स का वॉल्यूम होता है, बस आपको लोकेशंस को देखना है। मारूबुजू कैंडल्स देखो यहाँ पे इस कैंडल के अंदर लोअर साइड में कोई बिक नहीं है, इसका ओपन और लो सेम है, मतलब ओपन है इसका 14780 और लो भी इसका 14780 है, बट इसका जो हाई और क्लोज है उसमें 2-3 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको बोलेंगे ओपन बुलिश मारूबुजू। अगर इसका हाई और क्लोज सेम होता तो इसको बुलिश मारूबुजू बोलते एक्चुअल में, बट इसको ओपन बुलिश मारूबुजू बोलेंगे। और यहाँ पे और भी मारूबुजू टाइप की कैंडल्स होंगी, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ तो वहाँ पे और भी छोटी छोटी कैंडल्स मिल जाएंगी। जैसे ये कैंडल है, इसका थोड़ा सा लोअर पॉइंट निकला हुआ है, हायर पॉइंट ठीक है। मारूबुजू कैंडल मैं आपको सिर्फ देखने के लिए बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी हमने कैंडल स्टिक्स का सी भी नहीं पढ़ा, ये समझ लो। मैंने अभी तक जितना भी आपको कैंडल स्टिक के बारे में बताया है उसका मैंने कैंडल स्टिक का सी भी नहीं बताया अभी आपको मैंने, अभी बहुत कुछ डीपली जानना है। ये तो सी है, सिर्फ सी से भी कम है, लेकिन इतना भी इनफ है अगर कोई इंसान अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ले तो। बाकी बहुत बड़ी, मैं बहुत डीपली पढ़ाऊंगा उसको। बाकी और आगे देखता हूँ यार, कोई कैंडल स्टिक मिलती है क्या। यहाँ पे भी ओपन बुलिश मारूबुजू मिला, हाँ यहाँ पे शायद कोई एक कैंडल है पर इसका भी बिक निकला हुआ है। मारूबुजू टाइप की कैंडल्स यहाँ पे है नहीं, बट ये कहीं पे भी बन सकती है। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है, ट्रेंड के सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास भी बन सकती है, ये कैंडल कहीं पे भी बन सकती है, इसको कहीं पे भी देख सकते हैं।
क्योंकि ये एक्चुअल में वॉल्यूम होता है। ये शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल की तरह या बुलिस बियरिश एंगल्फिंग की तरह ऐसे नहीं है कि एक सपोर्ट पे ही बन रही है, अगर कोई हैमर कैंडल तो ही उसको हम बुलिस रिवर्सल मानेंगे। नहीं, ये मारुबुजू कैंडल ट्रेंड के किसी भी हिस्से में बन सकती है। 10-3 के ऊपर बन रही है, 10-3 के ऊपर, हाँ 10-3 के ऊपर बन रही है मारुबुजू। 10 मिनट के नहीं ऊपर। 5 मिनट्स में नहीं, जो नीचे डेट्स आ रही ना 10-3, 10 मार्च को। अच्छा 10 मार्च को बन रही है क्या? उसमें हाँ, दो तो तीन दिख रही है। अच्छा अच्छा 10 हाँ ये 10 मार्च के ऊपर दिख रही है। इसमें इसमें एक तो ये ओपन बुलिस मारुबुजू है, ये वाला, ये ओपन बुलिस मारुबुजू है। मारुबुजू कैंडल जो होती है ना, उसकी चारों, हाँ सर ये लेफ्ट में, सर ये लेफ्ट में 3 बजे, हाँ ये वाली। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये परफेक्ट, मतलब इसमें भी एक एक पॉइंट का प्राइस का डिफरेंस है, मतलब एक एक पॉइंट का। ये भी ओपन बुलिस मारुबुजू, बट इसको भी मारुबुजू बोलते हैं, बट इस तरह की ही कैंडल बनती है। बहुत सारी ऐसी कैंडल्स होती है जिनके ओपन हाई सब कुछ एकदम इक्वल होते हैं। ये भी मारुबुजू कैंडल थी बिल्कुल। और यहाँ पे देखो ये कैंडल है, ये देखो ये मिल गया एक मारुबुजू कैंडल, ये मिल गया एक मारुबुजू कैंडल। देखो ये सेलर्स का एक बियरिश मारुबुजू कैंडल है। इसके अंदर, इस कैंडल के अंदर, ये कैंडल है 8 मार्च की 10:40 की कैंडल है, और ये 5 मिनट का चार्ट है। तो देखो इसका ओपन और हाई एकदम सेम है। जहां से कैंडल ओपन हुआ वहीं से सेलर्स ने इसको दबा दिया, मतलब 15075.05 ये इसका हाई है, यही इसका ओपनिंग प्राइस है। वहीं पे सेलर्स एक्टिव हुए, वहीं से प्राइस को दबा दिया। और जहां पे क्लोजिंग प्राइस है, जो लोअर पॉइंट है 15000.95, वही इसका क्लोजिंग प्राइस है। मतलब इसमें एकदम एक्चुअल में सेलर्स का रियल वॉल्यूम है। तो इसके बाद, इस कैंडल के बाद देखो कोई कंटिन्यूएशन आगे बना नहीं, लेकिन फिर भी देखो प्राइस ऊपर गया तो उधर ही जाके रेजिस्टेंस लिया, जहां पे सेलर्स बहुत तेजी से एक्टिव हुए, वहीं पे रिजेक्शन मिला, अगेन से शूटिंग स्टार बना, अगेन से प्राइस दोबारा नीचे आया, और उसके बाद अगेन से प्राइस ने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, अगेन से प्राइस नीचे आया। अब ये 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग यार इतना परफॉर्मेंस दे दिया प्राइस ने, तो ये काफी है। बाकी अगर कोई बड़े टाइम फ्रेम पे बनती, लाइक हार्ली, वीकली, 15 मिनट या फिर वीकली, तो उनमें बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो इस तरह के ये मारुबुजू कैंडल्स होते, ऐसे ही बुलिस कैंडल्स होते, ऐसे बेरिज कैंडल्स होते। ये देखो ये ट्रेंड के बीच में बना है, ये कहीं पे भी बन सकता है, ये टॉप पे भी बन सकता है, बीच में भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। इसका सिर्फ आपको एक्चुअल में वॉल्यूम पता होना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूम है सेलर्स का। ये या आपको ये चीज देखनी है बस कि लोकेशन क्या है। जैसे देखो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है प्रीवियस, यहाँ पे क्या है, एक तरह से ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है, बट उस तरह का सपोर्ट नहीं है जहां पे कोई रिटेस्ट करके बाउंस करे। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके थोड़ा बाउंस भी हुआ, बट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ऊपर गया, इस पॉइंट के आगे जाके कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पे जाके दोबारा से ब्रेक डाउन हुआ। तो देखो यहाँ पे सेलर्स का क्लियर वॉल्यूम आ गया। इस पॉइंट से अगर निफ्टी को शॉर्ट किया तो देखो नीचे गिरा, प्रीवियस यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट था, यहां तक प्राइस ने अपने आप को दोबारा से रिटेस्ट किया, देन ऊपर अगेन प्राइस गया, देन अगेन रिटेस्ट किया। तो इस तरह के कैंडल्स यहाँ पे बनते हैं, इसको बोलते हैं मारुबुजू कैंडल। अब ये तो कैंडल्स हो गई जो बुलिस और बियरिश कैंडल कैसी होती है, मारुबुजू कैंडल कैसी होती है, बॉडी का क्या इंटरप्रिटेशन है, बिक्स का क्या इंटरप्रिटेशन है, लोकेशन कैसी देखनी है, ट्रेंड कैसे जज करना है, ये तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं ये जो हैमर कैंडल्स होती है, ये जगह जगह बनती हुई दिख रही है कि देखो यहाँ पे भी शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया, यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया। ये बहुत ज्यादा बनता है हैमर कैंडल। और डोजी कैंडल्स तो ज्यादा उनको नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा, बाकी डोजी कैंडल्स भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन हैमर कैंडल्स और इनगल्फिंग कैंडल्स या फिर पियर्सिंग लाइन या काउंटर अटैक या फिर जो डार्क क्लाउड कवर कैंडल्स होती है, तो ये कैंडल्स कैसे वर्क करती है, ये कैंडल्स कैसे बनती है। तो देखो हैमर कैंडल्स को सबसे पहले हमको जानना है, हैमर कितने तरह के होते हैं। हैमर तो एक ही तरह का होता है जिसको हम लोकल लैंग्वेज में हथौड़ा बोलते हैं, है ना। लेकिन हैमर कैंडल का कंक्लूजन हमको समझना है। हैमर देखो ये कैंडल है, ये एक क्या है, हैमर है, इसको हम बोलेंगे हथौड़ा, हैमर है। इसमें ऊपर बिक भी निकली हुई हो सकती है इस तरह से।
अगर बिक भी निकली हुई होगी तब भी इसको हैमर बोलेंगे, और अगर इसमें बिक भी नहीं होगी तब भी इसको हैमर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हैमर कैंडल है। इसमें थोड़ी बिक भी निकाल देते, वैसे बिक नहीं भी होगी तो भी चलेगा। और ये एक हैमर हो गया, और एक हैमर बनता है इस तरह से, लाइक दिस। एक हैमर बनता है इस तरह से। मैंने 4 हैमर कैंडल बनाए हैं यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि यार ये चारों कैंडल्स तो एक जैसे ही है, तो ये एक जैसे ही क्यों बना दिए? कोई जानता है इनके बारे में कि मैंने ये अलग अलग क्यों बनाए? आप में से जानते होंगे बहुत सारे लोग, तो कोई बता सकता है कि इनके नाम क्या है अलग अलग कैंडल्स के? शूटिंग स्टार, मॉर्निंग शूटिंग स्टार एक है, अच्छा, आगे मॉर्निंग स्टार। शूटिंग स्टार, तो फिर उसका अपोजिट ये जरूरी थोड़ी मॉर्निंग स्टार ही होगा यार। नहीं, एक इन्वर्टेड हैमर है अच्छा जो अप ट्रेंड में लगा, मतलब डाउन में जाने वाला है, और अच्छा, डाउन में लगा तो मतलब अप जाने वाला है। हाँ, इन्वर्टेड हैमर नाम तो सही है, बट प्राइस का लोकेशन ठीक है। एक इन्वर्टेड हैमर हो गया और एक शूटिंग स्टार हो गया, 2 हैमर और है। इनका नाम क्या है, कोई जानता है इनमें से? एक शूटिंग स्टार हो गया, एक इन्वर्टेड हैमर हो गया। 2 हैमर्स जो है बाकी के, उनके नाम क्या है? और मैं एक और कैंडल बनाता हूं, 2 कैंडल्स और बनाता हूं। चलो, ये एक कैंडल हो गई और ये एक कैंडल हो गई। वो तो ग्रेवस्टोन दोजी हो गया। ऊपर वाला, हाँ, राइट 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 नीचे वाला ड्रैगन फ्लाई हो गया। राइट राइट राइट। तो देखो, अब ये हैमर्स को थोड़ा सा समझना है हमको, ये कैंडल्स में हमको थोड़ा सा इनको समझना है। देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन, राइट, हैंगिंग मैन हो गया एक ऊपर। तो यहाँ पे देखो, ये 6 कैंडल्स है ना। ये कैंडल्स का साइज एक जैसा है, बनती है एक तरीके से ये, मतलब इनका बनने का जो मतलब हैमर ही है टोटल। और ये जो डॉजी है ये भी एक तरह से हैमर टाइप से ही है, बट इनको डॉजी क्यों बोला जाता है? और ये जो 4 हैमर्स मैंने बनाए, इनका अलग अलग कंक्लूजन क्या है? अब ये सब कुछ जो मैं आपसे अभी बहस कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि देखो, ट्रेंड और ट्रेंड की लोकेशन, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ वॉल्यूम, जो कैंडल का वॉल्यूम होता है, एक्चुअल में वो वॉल्यूम क्या है उसको समझना है। वो कैंडल क्या बोलना चाहती है, उसमें सेलर ज्यादा एक्टिव है, वायर ज्यादा एक्टिव है। तो लोकेशन और ट्रेंड, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहां पे देखो, ये 6 कैंडल्स है, ये 6 कैंडल्स अपने आप में पावरफुल कैंडल्स है और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैंडल्स है। प्राइस सेक्शन के अंदर ऐसी कैंडल्स सबसे ज्यादा बनती है। ये समझ लो 70% मार्केट ये 6 कैंडल्स ने कवर किया हुआ है एज इस प्राइस सेक्शन के पैटर्न में। तो इसमें देखो, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड के बाद में टॉप पे, अप ट्रेंड के टॉप पे अगर इस तरह का कोई हैमर बनता है जो कि बिल्कुल सीधा हैमर है, इसके अंदर बिक भी निकली हुई हो सकती है अप साइड में, और अगर नहीं भी निकली है तो भी चलेगा। ये बिक कितनी निकली हुई होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये बिक जो है ना, ये बॉडी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर बॉडी है तो बॉडी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 चलेगा। बट ये जो नीचे वाली शैडो है, ये नीचे वाली शैडो के इक्वल नहीं होनी चाहिए ऊपर वाली शैडो। अगर ये नीचे वाली शैडो के इक्वल होगी ऊपर वाली शैडो, तो उसको लॉन्ग लेगेड डॉजी बोलते हैं, या फिर उसको डॉजी कैंडल बोल सकते हैं। बट अगर ऊपर वाली शैडो छोटी होगी और आफ्टर ए अप ट्रेंड टॉप पे एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि एक हैमर की तरह दिखती है, और उसके बाद में वहां से कोई प्राइस का रिवर्सल लगता है, मतलब कि प्राइस यहां से थोड़ा डाउन ट्रेंड में आती है इस तरह से,
और उसके बाद प्राइस इस तरह से रिजेक्ट होके सेम रेजिस्टेंस लोकेशन पे जाके रिजेक्ट होके प्राइस अगेन से ये लोअर पॉइंट को ब्रेक करती है, देन अगेन लोअर हाई बनाती है, दैट मींस की प्राइस भाई डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। ये एक बियरिश साइन है, ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है। इसका मतलब है ये एक बियरिश साइन है। इसका मतलब है कि प्राइस जो अप ट्रेंड में थी वो यहां से अब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। ये एक बियरिश साइन है। अब इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसा वॉल्यूम है कि भाई बायर्स ने नीचे से प्राइस को ऊपर पुश किया और यहां पे जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, यहां तक कि बायर्स ने इसमें वॉल्यूम जनरेट किया, बट बायर्स की एक्चुअल बॉडी क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम क्या है बायर्स का, वो सिर्फ इतना सा है जो ये रियल बॉडी है। अदरवाइज यहां पे तो बायर्स और सेलर्स दोनों में यहां पे क्या हुआ है, फाइट हुआ है। बिकॉज जब ये लोकेशन पे प्राइस गया तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, नीचे की साइड में सेलर्स ने प्राइस को पुश किया, बट इस एरिया में आके सेलर्स फिर बायर्स फिर से एक्टिव हुए और बायर्स इसको ऊपर लेके गए और ये जो बॉडी है यहां पे जाके क्लोज कर दिया। बट एक्चुअल में वो वॉल्यूम ज्यादा बड़ा नहीं है और उस कंडीशन में उस लोकेशन से प्राइस जब रिवर्स होती है तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से सीधा हैमर है ये, इसको हैंगिंग मैन हैमर बोला जाता है क्योंकि ये टॉप पे बनता है। अगर ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन हैमर। हैंगिंग मैन हैमर मतलब कि प्राइस को हैंग कर रहा है, एक ट्रेंड को हैंग कर रहा है, अप ट्रेंड को जाके हैंग कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक हैंगिंग मैन हैमर है। और भी इसके बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसके अलग अलग नाम, जैसे हैंगिंग मैन को अलग अलग तरह से डिस्क्रिप्शन में, अलग अलग डिस्क्रिप्शन में हम मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट जो मेन कंक्लूजन है वो ये है। ये हैंगिंग मैन की बात समझ में आई आप लोगों को? किसी को कोई डाउट हैंगिंग मैन से रिलेटेड? अभी एग्जांपल नहीं दिए, बस ब्रीफिंग दिया है। चलो किसी का कोई डाउट? हाँ जी बोलिए सर। हैंगिंग मैन जब आता है तो बेयरिश पैटर्न शुरू होता है क्या? राइट राइट राइट। हैंगिंग मैन जहां आता है वहां पे बियरिश पैटर्न शुरू होता है, वहां पे ये एक बियरिश कैंडलस्टिक है, ये साइन है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था चार्ट पैटर्न्स के अंदर कि जो वेज पैटर्न्स होते हैं, राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, वो होते टोटली रिवर्सल पैटर्न्स। मतलब फॉलिंग वेज जो नीचे बनता है उसको बोलते हैं हम बुलिश रिवर्सल, या फिर फॉलिंग एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है उसको भी बुलिश रिवर्सल बोला जाता है, या फिर राइजिंग वेज जो होता है वो बियरिश रिवर्सल साइन होता है, जैसा कि रिलायंस के चार्ट में बना था आज से कुछ दिन पहले। जो राइजिंग वेज बना था उसके बाद में वो डेली चार्ट पे, उसके बाद में वो करेक्ट भी हुआ था। तो ये एक तरह से कैंडलस्टिक्स का रिवर्सल पैटर्न है। जिस तरह से चार्ट पैटर्न्स का रिवर्सल पैटर्न्स होता है, इसी तरह से ये कैंडलस्टिक्स का रिवर्सल पैटर्न है। ये जो कैंडल्स है ये रिवर्सल साइन करती है, ये टोटल ही रिवर्सल कैंडल्स है, ये 6 के 6 ही रिवर्सल कैंडल्स है। हाँ, ये दो जो ग्रेविस्टोन और डोजी कैंडल है, ये थोड़ा सा इनका कंक्लूजन और अलग से बन जाता है क्योंकि ये ट्रेंड के बीच में बन जाती है कभी कभी, तो इनका इंटरप्रिटेशन और अलग भी मान सकते हैं। ये ट्रेंड को कंटिन्यू भी करती है, काफी बार कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी बनाती है, बट ये जो हैमर कैंडल्स है ये टोटल ही रिवर्सल कैंडल्स है। सिंपल सी बात है, हैमर कैंडल्स टोटल ही रिवर्सल कैंडल्स। अब ये हैंगिंग कलर से कुछ कहना देना, ग्रीन हो या रेड हो? हाँ नहीं, कलर कोई यहाँ पे इंपैक्ट नहीं करता है। कलर कुछ भी बन सकता है, ग्रीन रेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन होती है लोकेशन, आपको ट्रेंड की लोकेशन मेन होती है इसमें। सर जो भी एग्जैक्ट चार्ट बना है उसमें 12 वाली जो है अपनी ये है। हाँ सर इसमें तो पूरा रिवर्सल जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये तो। यहाँ पे एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं। ये है, अभी हम बात कर रहे थे टॉप के लोकेशन लोकेशन ही तो मात खा जाती है। ये जो हैमर बनाया ना, ये नीचे वाला हैमर है, ये वाला। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये टॉप की बात कर रहे हैं। टॉप का मतलब है ये पॉइंट। यहां पे देखो एग्जाम्पल भी मैं आपको चलो एक बताता हूं। जैसे देखो यहाँ पे भी हैंगिंग मैन कैंडल है, ये टॉप पे है। दूसरा और भी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कहीं पे। यहाँ पे शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन दोनों है। यहाँ पे देखो, ये देखो
ये सब तो मैं हटा देता हूं, चलो। यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है भाई, ये एक अप ट्रेंड है, दिस इज द अप ट्रेंड। अब ये क्या है, टॉप, मतलब कि प्राइस का एक वो लोकेशन जहां पे एज ए रेजिस्टेंस बियरिश रिवर्सल कैंडल बना है, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। ये थोड़ा सा सिमिलर टू डॉजी भी कैंडल है, क्योंकि इसमें शैडो काफी है, सिमिलर टू डॉजी कैंडल भी है, बट इसको हैंगिंग मैन कैंडल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इस तरह से टॉप पे बनना चाहिए। हाँ, इसके आसपास में कोई कैंडल्स बनेगी तो वो चलेगा, बट वो ऑलमोस्ट टॉप के आसपास होना चाहिए, जैसा कि इधर मैंने अभी बताया था। तो हैंगिंग मैन जो कैंडल होगी ना, वो हमेशा हमको टॉप पे देखना है, बॉटम में नहीं देखना है, किसी भी ट्रेंड के बॉटम में नहीं देखना है। हैंगिंग मैन कैंडल हमको हमेशा टॉप पे देखना है। और इधर कहीं पे और भी ऐसी कैंडल्स होंगी, शूटिंग स्टार बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इधर शूटिंग स्टार दिख रहे हैं सारे। इधर भी हैंगिंग मैन कैंडल्स, शूटिंग स्टार हैमर ज्यादा दिख रहा है हैंगिंग मैन की जगह। यहाँ पे भी देखो एक हैंगिंग मैन बना ही है, और इधर अभी मिला नहीं, कोई बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, बट इसका लोकेशन हमको भाई हमेशा टॉप पे देखना है, इस तरह से नहीं देखना है। आपने जो यहाँ पे देखा है, ये एक डाउन ट्रेंड के बाद देखा है। यहाँ पे देखिए इनिशियल डाउन ट्रेंड है, इनिशियल डाउन ट्रेंड के बाद देखा है, तो ये हो गया अपना एक तरह से हैमर कैंडल। जो नीचे वाला ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया अपना एक तरह से हैमर कैंडल, इसको बोलेंगे हम एक्चुअल में हैमर कैंडल। और यहां पे दो तरह से हैमर बनते हैं, जैसे टॉप में दो तरह से हैमर है, एक सीधा हैमर और एक उल्टा हैमर, उसी तरह से डाउन साइड में भी एक सीधा हैमर और डाउन हैमर बोलते हैं, उल्टा हैमर बोलते हैं। इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, इसको हम ओनली हैमर बोलते हैं, इसको हम हैंगिंग मैन हैमर बोलते हैं। तो यहां पे देखो, जैसे ये अप ट्रेंड बना, उसी तरह से प्राइस क्या करती है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है इस तरह से। उसके बाद यहां पे इस तरह से एक हैमर कैंडल बनती है, ये लाइक दिस। अब यहां पे जिस तरह से देखो, ये डाउन ट्रेंड था ये, और उसके बाद में यहां पे आके एक हैमर कैंडल बना। अब ये हैमर कैंडल का लोकेशन आप समझो थोड़ा सा, देखो यहां पे मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया लाइक दिस, और ये प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था, उसके आसपास बनाए हैमर कैंडल। ये आपको अच्छे से दिख रहा है मेरा स्क्रीन? तो यहां पे देखिए, प्रीवियस सपोर्ट एरिया के आसपास यहां पे भी हैमर कैंडल बना है, पहले भी हैमर कैंडल बना था, तो इसके बाद प्राइस ऊपर गया, बाकी प्राइस ने ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास यहां पे फिर से हैमर कैंडल बनाया, इसका ब्रेकआउट हो गया। हेलो, तो यहां पे क्या हुआ, एक तरह से ये सारा जो सिस्टम बैठा है, ये सॉरी, ये सारा जो यहां पे सेटअप बना है, ये हैमर कैंडल जो है, ये बुलिश रिवर्सल हैमर कैंडल है, इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल। और अगर यही हैमर यहां पे टॉप पे होता तो उसको बियरिश रिवर्सल बोलते हैं। तो यहां पे जो हैमर होता है उसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, यहां पे जो हैमर होता है उसको ओनली हैमर बोलते हैं। और इसके अलावा दो हैमर बचे हैं, ये वाले, ये सीधा और ये सीधे जो हैमर से, ये आपको समझ में आए होंगे कि अगर सीधा हैमर एक टॉप पे मिल रहा है, एक अप ट्रेंड के बाद मिल रहा है, तो वो हैंगिंग मैन हैमर होता है, वो बियरिश रिवर्सल होता है। और एक सीधा हैमर अगर डाउन ट्रेंड के बाद मिल रहा है, तो वो ओनली हैमर कैंडल होता है, वो बुलिश रिवर्सल होता है। जी, तो मेरा आज यहाँ से मुझे मेरा ये डॉट में ये रविंद्र भाई, आप थोड़ा ये साइलेंट करो। उन्होंने तो बोला हुआ है, मुझे मैसेज आया था कि कोई रजिस्ट्रेशन डिलीट हो गया, इसलिए आपको फोन किया है। रविंद्र भाई, अच्छा वो कॉल पे लग गए। देखो कितने बजे टाइमिंग में कुछ चेंजेस है कि मैडम वो तो यहाँ पे देखिए, ये हैमर दोनों आपको समझ में आ गए होंगे कि अप ट्रेंड में हैमर बनता है वो हैंगिंग मैन, डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल। अब ये दो आगे वाले हैमर की बात करते हैं। लोकेशंस और ट्रेंड, ये मेन चीज है।
लोकेशन और ट्रेंड, यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद मिला हैमर, अप ट्रेंड के बाद मिला तो हैंगिंग मैन। अब ये दो तरह की जो कैंडल्स इधर बनी हुई है ना, इनको बोलते हैं ऊपर जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन, नीचे जो बना हुआ है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर मतलब कि सॉरी यार, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर। ये हो गया शूटिंग स्टार और ये हो गया इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन और हैमर तो ये हो गए दो, लेकिन ये वाला जो है ये शूटिंग स्टार है ऊपर वाला, और नीचे वाला है इन्वर्टेड हैमर। अब इनकी भी लोकेशन और ट्रेंड यहाँ पे बहुत मैटर करता है। देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद इस तरह से एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ पे देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पे इस तरह से अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, उसका मतलब ये है कि वहां पे प्राइस का वीकनेस है, कहीं ना कहीं वहां पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। इस कैंडल का अगर रियल में आप वॉल्यूम देखोगे तो इसमें बायर्स एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर लेके गए, बट सेलर्स ने बहुत तेजी से इसको दबा दिया प्राइस को, और उसके बाद देखो सेलर्स का वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला। दैट मीन्स कि ये जो कैंडल बनती है ये होती है एक तरह से हैंगिंग मैन कैंडल। अब आप इस कैंडल को देखते ही कभी बाई नहीं करोगे, या फिर हैमर कैंडल को देखते ही कभी बाई नहीं करोगे, इसको देखते ही सेल नहीं करोगे। ऐसी कैंडल्स तो ट्रेंड के बीच में भी बनती है। ये देखो ये हैमर बना, ये शूटिंग स्टार बना, ये हैंगिंग मैन बना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं से सेल करने बैठ गए, यहीं से बाई करने बैठ गए, नहीं। हमेशा इस तरह के रिवर्सल पैटर्न्स देखने, जैसे कि ये हैंगिंग मैन, ये शूटिंग स्टार बन गया, अब आपने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया लाइक दिस, ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट आपने ट्रेंड लाइन बनाई। शूटिंग स्टार के बाद में प्राइस नीचे आया, अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में दोबारा से ऊपर गया, और यहां पे इस पॉइंट पे अगर शॉर्ट करते हो तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखो। इस पॉइंट से अगर शॉर्ट करते हो तो यहां पे देखो प्राइस नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, इसी एरिया पे आके रेजिस्टेंस लिया, देन प्राइस दोबारा नीचे लोअर लो बनाया। तो यहां पे जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था ये वाला, इसको अब रिवाइज करके यहां पे ले आओ लोअर हाई के आसपास, आपकी जहां एंट्री है उस कॉस्ट के आसपास ले आओ। अगर ट्रेंड को नीचे जाना होगा, देखो ट्रेडिंग करने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं। यहां पे मैं आपको रिवर्सल भी बता चुका हूं, यहां पे मैं आपको कंटिन्यूएशन भी बता चुका हूं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक ही प्राइस पॉइंट पे मैं आपको पैटर्न्स और तरीके बता चुका हूं। बट यही कंफ्यूज करते हैं एक ट्रेडर को, बिकॉज ट्रेडर है ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार यहां पे शूटिंग स्टार लग गया तो प्राइस नीचे क्यों नहीं गिरा। भाई टाइम फ्रेम मैटर करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है और उसके बाद ऐसा रिवर्सल आया है, तो 5 मिनट के हिसाब से 5 मिनट में कितना वॉल्यूम बनता है, 5 मिनट के हिसाब से तुम 30 मिनट का रख लो, 50 मिनट का रख लो, आने वाले 50 मिनट तक मार्केट उस शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ये थोड़ी सारा दिन ही रिस्पेक्ट करेगा। अगर एक दिन पे बनता, एक दिन के चार्ट पे शूटिंग स्टार बनता, तो हो सकता है कि भाई कल पूरे दिन वो शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट करे, 3 दिन तक वो डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रहे, या फिर उस शूटिंग स्टार के नीचे रहे। लेकिन ये थोड़ी कि यार पूरे महीने भर ही वो उस शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट करेगा, पूरे वीक ही उस शूटिंग स्टार को रिस्पेक्ट करेगा। तो टाइम फ्रेम का जो वॉल्यूम होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। 5 मिनट के हिसाब से इतना मूवमेंट हुआ, दैट्स इनफ। इसका हाई है 14648 और इसका लो है 14614, मतलब कि एक 40 पॉइंट की, एक 40 पॉइंट्स की मूवमेंट ने, एक 40 पॉइंट्स की मूवमेंटम कैंडल ने आपके ट्रेंड को यहां पे कितना तोड़ा है, 14495, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन किया है। एक 40 पॉइंट्स की कैंडल के मूवमेंट ने, एक 40 पॉइंट के सेलर्स के मोमेंटम ने आपके कैंडल को, आपकी प्राइस को मतलब 100 पॉइंट्स डाउन किया है। दैट्स इनफ। ये बहुत ज्यादा है 5 मिनट की कैंडल्स के हिसाब से। तो ये शूटिंग स्टार का जो वॉल्यूम था उसके हिसाब से यहां पे इतना वर्क हो गया। अब ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होता है या नहीं होता है, उसके लिए आप ट्रेंड लाइंस को भी यूज कर रहे हो। एक पार्टिकुलर एक ही प्राइस फैक्टर पे, एक ही पैटर्न पे आप पूरा 100% कॉन्फिडेंट होके आगे नहीं जा सकते हो। अगर आपको आगे ट्रेंड को लंबा राइड करना है या ट्रेंड को एकदम कॉन्फिडेंशियली राइड करना है, तो उसके साथ साथ आपको और भी पैरामीटर्स पता होना चाहिए। लाइक कैंडलस्टिक के साथ साथ आगे भी कैसे कैंडल्स बन रहे वो भी आप देखते चलो, साथ में पैटर्न्स भी बनाओ। जो चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं वैसे भी पैटर्न्स आप बनाओ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन थी जो आगे चल के ब्रेक हो गई, तो प्राइस ऊपर चला गया। बट हम यहाँ पे सीख रहे थे कि यहाँ पे देखो ये जो
अप ट्रेंड में बनता है तो इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड में अगर इस तरह का कोई पैटर्न, इस तरह का कोई कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार कैंडल्स। ऐसी कैंडल्स बहुत बनती है चार्ट में। देखो यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे भी आगे भी चल के यहाँ पे हैंगिंग मैन भी बना इधर चल के। यहाँ पे देखो और भी बहुत सारी आपको कैंडल्स मिलेंगी जो शूटिंग स्टार से रिलेटेड होंगी। हाँ, यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन कैंडल है। देखो यहाँ पे जिस तरह की मैं हैंगिंग मैन कैंडल आपको बता रहा था, ये हैंगिंग मैन कैंडल है। देखो यहाँ पे ये हाई पे बनी है, टॉप पे अगेन से हैंगिंग मैन बनी थी इधर चल के। और देखो यहाँ पे भी ये शूटिंग स्टार कैंडल है कितनी ब्यूटीफुल तरीके से। जो टॉप पे उल्टा हैमर बन रहा है दैट मीन्स कि वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इसका मतलब है कि ये एक बियरिश साइन है, बियरिश रिवर्सल साइन है। तो टॉप पे हैंगिंग मैन बनेगा, शूटिंग स्टार बनेगा, वो है बियरिश साइन। और अगर किसी ट्रेंड के डाउन साइड में यानी बॉटम में अगर कोई हैमर कैंडल बनेगा या फिर इन्वर्टेड हैमर बनेगा, उल्टा हैमर अगर डाउन साइड में बनेगा तो वो बुलिश साइन होगा, उल्टा हैमर अगर टॉप पे बनेगा तो वो बियरिश साइन होगा। ये उल्टा हैमर टॉप पे है, ये जो उल्टा हैमर है ये टॉप पे है, ये टॉप पे है तो ये बियरिश साइन है। ये उल्टा हैमर डाउन ट्रेंड में है तो ये बुलिश साइन है। ये हैंगिंग मैन सीधा हैमर अप ट्रेंड में है तो ये बियरिश साइन है। और ये हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में है तो ये बुलिश साइन है। तो इन्वर्टेड हैमर भी शूटिंग स्टार की तरह ही कि एक कैंडल बनती है बट वो ट्रेंड के डाउन साइड में बनती है। उसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। डाउन साइड में हम देखते हैं, देखो डाउन साइड में कोई बड़े टाइम फ्रेम पे भी मिल सकती है। देखो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी देखो ये एक तरह से ये इन्वर्टेड हैमर बना था इस पॉइंट पे, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना था। यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों बन गए, इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों बन गए। इधर और भी कहीं एग्जांपल्स मिल जाएंगे ऐसे। तो बस ये लास्ट कंटेंट बचा है, उसके बाद सब रिलैक्स करेंगे। हाँ, इधर और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं हैमर, आप देख सकते हो, या किसी दिन और भी मैं बता दूंगा आपको, या छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। बट इसका कंक्लूजन यही है कि आफ्टर ए डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पे भी देखो ये एक तरह से इन्वर्टेड, ये शूटिंग स्टार भी है और ये इन्वर्टेड हैमर भी है। बट ये हैमर अगर थोड़ा नीचे होता तो और परफेक्ट होता, बट ये यहाँ पर है तो ये शूटिंग स्टार भी, इन्वर्टेड हैमर भी, बट इसका हाई जैसे ब्रेक हुआ तो ऊपर गया प्राइस। जैसे मैंने लास्ट डे में आपको बैंक निफ्टी बाई करने को दिया था, देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, ये सारा मैं हटा देता हूं एक बार। देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, जैसा निफ्टी में यहाँ पे बना हुआ है ना ये 1230 पे, वही 1230 पे आप देखो यहाँ पे ये 1230 है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ये सेम कैंडल बनी थी, मैंने इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करने को दिया था, नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गया था। यहाँ पे नॉन स्टॉप प्राइस ऊपर गया था, तो सेम सारे रीजंस होते हैं ये। तो इन्वर्टेड हैमर अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो वो एक तरह से बुलिश साइन है, और इन्वर्टेड हैमर अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो वो शूटिंग स्टार कहलाता है। ये शूटिंग स्टार है, वो बियरिश साइन है। ये जो डॉजी कैंडल्स है इनका क्या कंक्लूजन है, देखो ये डॉजी कैंडल्स कहीं भी बन सकती है, ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है, ट्रेंड के एक टॉप और बॉटम पे भी बन सकती है, बट इनका लोकेशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। अगर ये जो ऊपर वाली है इसको बोलते हैं ग्रेविस्टोन डॉजी, और नीचे वाली जो होती है इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी। मतलब ग्रेविस्टोन और ड्रैगन फ्लाई डॉजी का कंक्लूजन अगर इनको हम ट्रेडर्स की लैंग्वेज में समझे तो ये ऊपर जो अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो उसको बियरिश फोर्स माना जाता है, वो बियरिश कैंडल होती है जो ग्रेविस्टोन डॉजी होती है वो। और डाउन साइड में अगर कोई ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन रही है, इस तरह की कोई डॉजी बन रही है, तो इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल कैंडल बोलते हैं। या फिर ये कंटिन्यूएशन भी होती है, ट्रेंड के बीच में बन जाती है। तो ट्रेंड का बीच में बनना और ट्रेंड के टॉप बॉटम पे बनना, ये कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जैसे देखो ये एक अप ट्रेंड है और यहां पे कोई ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन गई इस तरह से, सॉरी बहुत बड़ा बन गया ये, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बियरिश रिवर्सल हो गया ये, सॉरी ये ग्रेविस्टोन डॉजी है। और अगर यहां पे फिर से कोई इस तरह से कोई फिर से एक ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन गई तो इसका मतलब है कि यहां पे एक बुलिश रिवर्सल हो सकता है। और यही कंक्लूजन आप इस तरह से भी निकाल सकते हो कि यही डॉजी कैंडल अगर यहां पे डाउन ट्रेंड में इस तरह से कोई ग्रेविस्टोन डॉजी बन गई है और यहां पे कोई ड्रैगन फ्लाई डॉजी बन गई है,
और इसके बाद में प्राइस दोबारा से नीचे आ गई है, यहां से प्राइस दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स कि वो एक रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो कैंडल्स है ना दोनों, ये दोनों लोकेशंस पे बन सकती है। ये नीचे वाली डोजी कैंडल जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये टॉप पे भी बन सकती है, बॉटम में भी बन सकती है। और ये जो ग्रेविस्टोन डोजी है, ये टॉप पे भी बन सकती है और बॉटम में भी बन सकती है, और ये ट्रेंड के बीच में भी बन सकती है। वहां पे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हो सकते हैं इसके। बट ये कैंडल्स जो है, बस इन कैंडल्स के आपको हाई और लो पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर कोई उल्टी इस तरह से कोई डोजी बन रही है, इसके नीचे नीचे प्राइस है, दैट मीन्स कि वो बियरिश है, और इसके ऊपर ऊपर अगर प्राइस है, दैट मीन्स वो बुलिश है। बस इतना सा इसको याद रखना है। इसको और भी सिंपल भाषा में समझे तो ये डोजी कैंडल, ग्रेविस्टोन या ड्रैगन फ्लाई जो भी बन गई है इस तरह की, है ना, इसके ऊपर अगर प्राइस है तो ये बुलिश है, इसके नीचे प्राइस है तो ये बियरिश है। सिंपल इतना सा आपको ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। हालांकि आपको ये हैमर कैंडल्स को भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब आप चार्ट पे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपको ऑटोमेटिक दिखेंगे। तो ये यहाँ पे जितना भी मैंने ये सारा आपको आज मटेरियल बताया है, ये एक तरह से शुरुआत है, एक ब्रीफिंग है, नॉट ए कंप्लीट नॉलेज। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पूरे कोर्स का मात्र 1% है, मात्र 1% है जो मैंने बताया है ये आज आपको। इससे भी डीपली हम इनको पढ़ेंगे आगे चल के, इससे भी डीपली इनको समझेंगे। बट इतना भी आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया प्रैक्टिकली, और चार्ट पे ड्राइंग बनाना सीखा, लाइन खींचना सबसे मेन चीज है। आप इसको कभी अंडरस्टिमेट मत करो, हमेशा चार्ट पे लाइंस बनाना सीखो। जैसी भी आपसे सपोर्ट बन रही है, जैसी भी रेजिस्टेंस बन रही है, जो भी बन रहा है, लाइन बनाना सीखो। वो लाइन ही आपको सारी चीजें बता देगी। ये लाइन को पकड़ गए तो प्राइस एक्शन में आप बिल्कुल एंड तक चले जाओगे इस लाइन को पकड़ के। कैंडलस्टिक भी सीख जाओगे इस लाइन को पकड़ के, पैटर्न्स भी सीख जाओगे इस लाइन को पकड़ के, रिवर्सल भी सीख जाओगे, कंटिन्यूएशन सीख जाओगे, फेक आउट सीख जाओगे, ब्रेकआउट सीख जाओगे, रिजेक्शन सीख जाओगे। ये जो लाइंस है, ये स्प्रिंग, टॉप, बॉटम सब कुछ आपको इंडिकेट करेगी। तो बस आपको ये सारी चीजों को एक साथ कंबाइंड लेके चलना है, आपको ऑटोमेटिक चीजें दिखेंगी चार्ट पे। और ऐसा है, देखो, एनालिसिस करने का एक माहौल भी होता है। मैं जब एनालिसिस करता हूं तो मेरा ध्यान 100 जगह पे होता है, मेरा बिल्कुल चार्ट पे ध्यान नहीं होता, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनल रिसर्च एनालिस्ट का वर्क करता हूं। मैं 100 लोगों से बातें करता रहता हूं, 100 जगह ध्यान रहता है मेरा, पर्सनल भी काम होते हैं। बट आप लोग अपने लिए कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोग अपने लिए कर रहे हैं। आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो अपने चार्ट को और प्रॉपर फोकस्ड रहो, तो डेफिनेटली आपको चार्ट ऑटोमेटिकली बोलेगा, आपको ऑटोमेटिकली ये फीलिंग आएगी, ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब तो ऐसा ही होने वाला है चार्ट में। ये आपको अगर अंदर से नहीं आए ना तो मेरे को आप बोलना। इतना मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये मैं खुद फील कर चुका हूं, ये खुद रियलाइज कर चुका हूं। ये सब मेहनत करने से आएगा। बाकी और अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। अगर किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। रघवेंद्र भाई, जय शनिदेव। रघवेंद्र भाई गायब है आज तो। ये कौन है? अमोल भाई। अमोल भाई कोई डाउट? बीइंग ह्यूमन सनी भाई, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही मेरी आप लोगों को यार? सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? अभी कल संडे, कल मंडे है, कल क्लास करेंगे लाइव मार्केट में। ओके, कल लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे। 9:30 के आसपास कनेक्ट हो जाएंगे सारे लोग 9:30 पे, और उसके बाद करेंगे। बाकी का ज्ञानेंद्र भाई कोई डाउट? नवनीत जी कोई डाउट इसमें? अगर करण भाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर ये जो आपने अभी कैंडल बताया, ये जो 4 कैंडल्स बताई, इसको हम जैसे आप बता रहे टॉप पे होना चाहिए और वहां से रिवर्स हो जाता है ट्रेंड। हाँ। तो अगर हम इसको नेक्स्ट कैंडल में भी अगर देखें कि नेक्स्ट कैंडल अगर उस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रही तो रिवर्सल आ रहा है। जैसे आप कह रहे थे हर ये जो डोजी कैंडल होती है वो जगह जगह बनती है, बट अगर टॉप पे है तो वहां पे रिवर्सल होता है। अगर वो टॉप पे है और वो नेक्स्ट कैंडल उस टॉप को ब्रेक नहीं कर रही तो वहां से रिवर्सल आ रहा है। अगर हम वहां से एंट्री ले तो स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा। मतलब मैं ऐसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी। स्टॉप लॉस छोटा होगा बिल्कुल अगर वहां से एंट्री करे, बट वहां पे है ना, ये जो मैंने आपको बीच में एक बात और बोली थी कि ये जो कैंडल्स बनती है ना, जो शूटिंग स्टार या हैमर कैंडल्स जो भी बनती है,
ये ट्रेंड के बीच में भी तो बनती है ना, ये आप कैसे जज करोगे कि यही कैंडल है जहां से रिवर्सल होगा? सर अब वही मैं बोल रही हूँ, जैसे आपने यही कैंडल बताई आपने, तो इसका जो नेक्स्ट कैंडल है अगर उसको ब्रेक नहीं कर रहा हाई को, मैं ये नेक्स्ट कैंडल है अगर उसके हाई को ब्रेक नहीं कर रहा तो हम वहां से एंट्री ले सकते हैं नेक्स्ट कैंडल से। यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो आप, इस पॉइंट से डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। बट एक चीज और ध्यान रखना है इसके साथ, ये जो कैंडल जो शूटिंग स्टार बनी है ना, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर हाई ब्रेक नहीं कर रहा तो यहां से शॉर्ट कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखने लायक है, ये जो शूटिंग स्टार बनी है ये किस लोकेशन पे है? रेजिस्टेंस लाइन के पास में बनी है। ये लोकेशन बहुत ही हार्ड सेलिंग लोकेशन है, यहां पे आप बिल्कुल कंफर्म बाइंग कर सकते, वो सेलिंग कर सकते हो, सॉरी। लेकिन अगर यही शूटिंग स्टार कैंडल यहां पे बनती कहीं बीच में, तो वहां पे अगर आप एंट्री करते तो वो रिस्की एंट्री होता, बिकॉज वो लोकेशन सही नहीं है प्राइस का। राइट सर। हाँ, तो ये परफेक्ट है ये बात। और इससे रिलेटेड और कोई डाउट है? सर हमेशा मार्केट जब गैप अप ओपन होता है सर, जी, उसके बाद एक 5-10 मिनट के लिए वो जो मार्केट ऊपर और जाता है, बाद में एक साइडवेज होता है। जी। उसमें छोटे छोटे डोजी भी बनते हैं, छोटे छोटे हैमर भी बनते हैं। राइट। तो हैमर के बाद डोजी जैसा छोटा छोटा बनना चालू हो जाता है, फिर हैमर बनना चालू हो जाता है। राइट। उस टाइम पे क्या करना चाहिए सर? देखो हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसका थोड़ा सा अपने अंदाज में बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जब प्राइस गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के हिसाब से वो गैप अप या गैप डाउन खुलती है। वहां पे प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट का जो ऑर्डर होते हैं, मतलब कि जैसे अभी मार्केट 330 पे क्लोज हो जाता है, उसके बाद में 345 तक ऑर्डर्स लगते हैं, मतलब बिडिंग आती है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगते हैं ट्रेडर्स के, क्योंकि उनको लगता है कि कल ऐसा हो सकता है, ओपनिंग में कोई इवेंट है, कोई न्यूज है, कोई टेक्निकल पैरामीटर वहां पे ऐसा शो कर रहा है, या फिर प्री मार्केट में भी लोगों के ऑर्डर्स होते हैं। तो वो जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम वहां पे गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करता है, उस पिन पॉइंट पे जाके गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करता है। तो ये तो हो गई ओपनिंग की बात। अब आफ्टर ओपनिंग वो 5 से 10 मिनट उस तरह का रिएक्ट करता है जहां पे छोटी छोटी डॉजी कैंडल्स बनते हैं, हैमर कैंडल्स बनते हैं। ये जो डॉजी कैंडल्स बनते रही, जो हैमर कैंडल्स बनते हैं ना, इनका मतलब है कि जो ओपनिंग प्राइस में जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे जाके साइडवेज हो गया है, उस पॉइंट पे जाके वो वॉल्यूम कम हो रहा है। जो सेलिंग फोर्स है या बाइंग फोर्स है, जैसे ये गैप डाउन है तो गैप डाउन में यहां पे सेलिंग फोर्स था, तो ये सेलिंग फोर्स आगे जाके कम हो गया है। इसका मतलब है कि जो सेलर्स का वॉल्यूम था, जो मैंने फर्स्ट में आपको समझाया था बॉडी के हिसाब से, कि बॉडी के हिसाब से और प्राइस की लोकेशन के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से ये जज करना सीखो कि यहां पे एक्चुअल में वॉल्यूम क्या है, ये कैंडल्स क्या बोलना चाह रही है, यहां पे सेंटीमेंट क्या है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम कम हो जाता है। जो जैसे यहां पे सेलर्स का वॉल्यूम कम हो गए, जिन्होंने सेल करके बैठे थे उन्होंने, सेलर्स ने यहां पे अपना प्रॉफिट बुक किया, या फिर यहां पे फ्रेश रिटेलर्स को पता नहीं चल रहा है कि यहां से और सेल होगा या बाई होगा, तो उन लोगों ने यहां पे प्रॉफिट को बुक किया। लेकिन यहां पे कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो ड्यू टू शॉर्ट नॉलेज, जिनको नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता है, तो वो रेंडमली यहां पे सेल भी कर देते हैं। तो उनका जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम यहां पे इस तरह की वाइब्स बनाता है। प्रोफेशनल लोग यहां पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट जो रिटेलर्स है वो यहां पे और सेल कर रहे हैं। तो वायर्स और सेलर्स यानी प्रोफेशनल्स और रिटेलर्स के बीच में फाइट हो रही है उस जगह पे। बट जीतता कौन है आखिर में? प्रोफेशनल, बिकॉज वो नॉलेज लेके बैठा है। तो उस कंडीशन में वहां पे क्या होता है, एक साइडवेज मार्केट सेट होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, डॉजी, हैमर, तो वो जो जोन होता है ना, वो साइडवेज होता है। अब उसके बाद जो ट्रेंड का डायरेक्शन बनता है, अगर ट्रेंड उसी दिशा में जा रहा है, जैसे गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद में आगे प्राइस कंटिन्यूएशन बना रही है, अगर प्राइस दोबारा से लोअर हाइज बना रही है, तो उस कंडीशन में एक वाइब बनाएगी। किस तरह की वाइब बनाएगी? यहां पे देखो, नीचे आया प्राइस, यहां से एक सेकंड डूडल से ऐड हो गया, नीचे आया प्राइस, उसके बाद लोअर हाई बना, देन अगेन प्राइस ने लोअर लो बनाया, देन अगेन लोअर हाई बनाया, देन अगेन लोअर लो बनाया। तो ये जो वाइब होगी, ये परफेक्टली सेलिंग वाइब होगी। तो ये इस तरह का जो यहाँ पे पैटर्न बनता है ना, यहाँ पे देखो गैप अप खुलने के बाद में ये वॉल्यूम था बायर्स का, यहाँ पे बहुत ही, एक मैं आपको डीपली एनालिसिस बताता हूं, बिल्कुल डीपली। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा,
प्राइस गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए, उसके बाद यहां पे प्रॉफिट बुक हुए, सेम कैंडल में प्रॉफिट बुक हुए, यहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था तो सेम कैंडल में प्रॉफिट बुक हुए, प्राइस दोबारा नीचे आई, दोबारा नीचे आने के बाद में फिर से वायर्स ने यहां पे न्यू एंट्री किया। देखो 4 कैंडल्स कितने अच्छे बने, यहां पे ग्रीन कैंडल्स है बट कहीं ना कहीं ये कैंडल्स में बॉडी उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी एक्चुअल वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत ही छोटा है। ये प्रीवियस जो रेंज है, जो शुरुआत में जितने बायर्स एक्टिव हुए थे उतने बायर्स यहाँ पे दोबारा से एक्टिव नहीं हुए। और यहाँ पे देखो सेलर्स की बॉडी देखो और बायर्स की बॉडी देखो आप, तो सेलर्स की बॉडी, जो रियल सेलर्स की जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए प्राइस यहाँ पे रिटर्न कर जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस पॉइंट पे जाके वायर्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। वो छोटी छोटी कैंडल्स कहीं भी बनना शुरू हो जाए पूरे ट्रेंड के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि वो गैप अप गैप डाउन हो, नहीं, कहीं पे भी, चाहे कोई बहुत ही स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है, उसके अंदर कहीं पे भी छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, डॉजी कैंडल्स, हैमर कैंडल्स बनना शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना कि वहां पे कहीं ना कहीं या तो साइडवेज मार्केट बनेगा या फिर वहां पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हो सकता है। बिकॉज उस पॉइंट पे जाके जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड के जो ट्रेडर्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, या फिर वहां पे जो एक्चुअल में वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं है, वो वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये इसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इसीलिए ये कैंडल्स बनती है डॉजी और हैमर कैंडल्स, बिकॉज वहां पे जो हाई वॉल्यूम होता है वो लैक ऑफ वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे वॉल्यूम कम हो जाता है, इस वजह से कैंडल्स की रेंज छोटी हो जाती है, छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो जाती है। तो और ज्यादातर 70% केसेस में आप 10 में से 7 दिन ये देखना, अगर 10 दिन आपको गैप अप गैप डाउन मिल रहा है तो 7 दिन ये देखोगे कि 7 दिन आपको रिवर्सल ही मिलेगा, रिवर्सल ही मिलेगा आपको, गैप को फील ही करता है 7 दिन तक। मतलब 3 दिन ही ऐसे होते हैं पूरे महीने में या पूरे 10 दिन के गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में, जैसे कि आज गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ तो आज भी गैप फील कर लिया, हो सकता है कल वो कंटिन्यूएशन बना ले, गैप फील ना करे, लेकिन थर्ड डे में दोबारा गैप अप ओपन हुआ तो दोबारा उसको गैप को फील कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कोई ड्यू टू न्यूज या कोई इवेंट की वजह से कि गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद कंटिन्यूएशन बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, रिवर्स नहीं हो रहा है, कोई न्यूज की वजह से, कोई सेंटिमेंट की वजह से वैसा होता है। अदरवाइज टेक्निकल पैरामीटर्स ये बोलते हैं कि टेक्निकली अगर प्राइस किसी प्राइस पॉइंट को छोड़ के जाती है तो उस गैप को भरने जरूर से वापस आती है, उस खाली जगह को भरने जरूर आती है, क्योंकि तभी बेस बनता है। अगर बेस नहीं होगा तो उधर से प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकती है इस तरीके से। तो ये चीज क्लियर हुई राकेश भाई की और भी कुछ डाउट बचा है इसमें? अगर बचा हो तो आप बता सकते हैं, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सर जब मार्केट क्लोज होता है, हाँ, तब जाके मान लीजिए मार्केट क्लोज होने टाइम मार्केट हाँ, ऊपर है, लेकिन क्लोज होने टाइम हाँ, आखिरी की 2-3 कैंडल रेड आती है, हाँ, तो अगले दिन मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तब फिर से ग्रीन कैंडल चालू हो जाती है सर। देखो ऐसा है, यही चीज यही चीज मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था। आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट, थोड़ा फोकस करो उस बात पे, और आप जो बोल रहे ना इस बात पे ही आप फोकस करो, थोड़ा सा इस पे फोकस करो कि मार्केट क्लोज हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे 2-3 कैंडल रेड आई, लेकिन नेक्स्ट डे में कैंडल फिर से ग्रीन साइड में चली गई, है ना। तो ये बात आपको हमने इस बात को दोबारा से रिपीट किया, इस बात को आप समझते हैं कि देखो प्राइस का लोकेशन मेन इंपॉर्टेंट होता है। आपने यहां पे, जैसे देखो यहां पे मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए ये क्या है, एक तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन, या फिर इसको मैं यहां पे बना लेता हूं छोटा सा, ये रेजिस्टेंस लाइन है ना। यहां पे प्राइस रेड जोन में बंद हुआ, बट यहां पे ग्रीन गैप अप ओपन हुआ। इसका कंक्लूजन, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक तो यहां पे ये जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया ये भी हो सकता है, दूसरा यहां पे ये भी हो सकता है कि यहां से देखो अगर डाउन साइड आप सपोर्ट बनाओगे तो ये पूरा एक चैनल बन जाता है इस तरह से, ये तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है यहां पे या तो वायर्स को ये लगा हुआ कि यार कल कोई न्यूज है, कोई इवेंट है ना, उसमें कोई एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, इस वजह से यहां से एक बाउंस बैक मिल सकता है, एक रिवर्सल मिल सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यार प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया को नॉन स्टॉप तो ब्रेक नहीं करेगा मॉर्निंग में,
एक बार बाउंस बैक जरूर देगा। हाँ जी बोलिए। Regarding this ticket, I just show you this screen. अच्छा ये किसी और का चल रहा है। Financial accounting. So first one पे last update was from Jim Paul and he said this I team periodically check the। तो देखो यहाँ पे यही एक रीजन हो सकता है, या तो कोई न्यूज हो सकती है या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास में प्राइस होगी, तो वहां पे ऑलरेडी ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यार क्लोजिंग टाइम पे यहाँ पे मार्केट आज बहुत गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है और एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो कल के दिन में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो आफ्टर मार्केट है वहां पे भी बाइंग होती है और प्री मार्केट में भी बाइंग होती है, बिकॉज प्राइस अपना वाइव कंप्लीट करने के लिए आती है जिस वे में, जिस पैटर्न में वो चल रही है। यहां पे देखो पैटर्न क्या है प्राइस का, डाउन ट्रेंड, लोअर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, इस तरह से। तो ये पैटर्न्स को कंप्लीट करने आते हैं, या फिर इस तरह के सीन बन सकते हैं जैसे देखो यहां से एक डाउन ट्रेंड था ये, अब यहां पे गैप डाउन मार्केट खुला, लास्ट डे में देखो यहां पे क्लोजिंग हुआ, थोड़ा ग्रीन क्लोजिंग हुआ, ग्रीन क्लोजिंग होने के बाद में प्राइस नेक्स्ट डे में रेड खुला, रेड ओपन हुआ है ना, नेक्स्ट डे में प्राइस रेड ओपन हुआ, बट यहां से प्राइस दोबारा से रिवर्स हो गया। तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे अगर ये ग्रीन खुला है तो नेक्स्ट डे में भी ग्रीन जाएगा, ये है एक रेजिस्टेंस एरिया। यहां पे आप देखोगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा, यहां पे मैं एक इस तरह से रेजिस्टेंस लाइन बनाता हूं लाइक दिस, मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट को टच करके बनाई है, तो इस पॉइंट में ब्रेकआउट करने की कोशिश की, बट ये ब्रेकआउट यहां पे कंफर्म नहीं हो पाया है और एकदम से प्राइस रिवर्स नहीं होती है, एकदम से प्राइस रिवर्स नहीं होती है, या तो डायरेक्ट गैप अप ओपन होती है या फिर ओपन होने के बाद में यहीं पे ओपन नहीं होगी प्राइस। इस तरह के सीन में, इस तरह के इतना बड़ा गिरावट होने के बाद में, ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद में एकदम से प्राइस एग्जैक्ट लोकेशन पे बहुत कम ओपन होती है, या तो थोड़ा गैप डाउन खुलेगी या प्राइस थोड़ा ऊपर आके खुलेगी, गैप अप खुलेगी, क्योंकि यहां से एक क्लियर सीन बना था तो कि यहां से प्राइस ऊपर, ये जो प्रीवियस बाय है इसको कंप्लीट करने यहां तक आ सकती है लाइक दैट। तो ये फंडे जो है ना, ये जो कि लास्ट में मार्केट 2-3 कैंडल्स में ग्रीन खुल रहा है, नेक्स्ट डे में रेड जा रहा है, या फिर लास्ट में मार्केट ग्रीन पॉजिटिव हो रहा है और नेक्स्ट डे में रेड जा रहा है, ये जो फंडे है ना, ये फंडे मतलब सिर्फ सेंटीमेंट पे डिपेंड करते हैं, कैसा सेंटीमेंट है, कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर वॉलेटिलिटी हाई है, बड़ी रेंज में आज के दिन में ट्रेड हुआ है, तो नेक्स्ट डे में ऑटोमेटिकली वॉलेटिलिटी हाई हो जाएगी। बट अगर नॉर्मल ट्रेडिंग डेज है जहां पे कोई इवेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है और कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें एकदम पैटर्न्स में चलती है, जैसे पैटर्न्स होते हैं वैसे ही चलती है। तो ये फंडा होता है। प्रॉफिट बुकिंग भी होती है, क्लोजिंग टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं लोग बाग, तो इस वजह से ग्रीन कैंडल्स बन जाती है। एक बात तो सोचो आप कि सुबह मैंने इधर सेल किया, उसके बाद यहाँ पे तो भाई मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा ना, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कल मैं क्यों रिस्क लूंगा, मैं तो आज के आज ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करूंगा इस पॉइंट पे। तो मैंने अगर इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो यहाँ पे यार 2-3 ग्रीन कैंडल्स बन चुकी है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिवर्सल आ जाएगा, आज के दिन में मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, बट कोई और भी तो हो सकता है जो मेरे से भी पावरफुल हो, या फिर और भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो सेल करने बैठा हो। तो यहाँ पे अगर इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है जो सेल करके बैठे, तो हो सकता है फ्रेश रिटेलर्स यहाँ पे सेल करके दोबारा से एंट्री करके गए हो, क्योंकि कोई बेच रहा है तो कोई तो खरीद रहा है ना इस पॉइंट पे। तो जब कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है इस पॉइंट पे, तो हो सकता है नेक्स्ट डे में थोड़ा डाउन भी चला जाए प्राइस, फ्रेश शॉर्टिंग आ जाए, या फिर यहाँ पे जो खरीदा है तो आगे चल के और खरीदारी आ जाए इस तरह से। तो ये तो यार एक बेसिक थिंक है, इसमें कोई टेक्निकल ऐसा कोई बड़ा रीजन तो है नहीं इस पॉइंट का, बस ये सेंटीमेंट थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी हमको लॉजिकली ऐसे ही समझनी पड़ेगी जो आप बता रहे हैं लास्ट की क्लोजिंग प्राइस वाला। भाई मेरा एक सवाल है भाई। हाँ बोलो तो भाई। जब डाउन ट्रेंड में मार्केट चलता है, हाँ, तो वो बराबर उसका रेसिस्टेंस को हाँ फॉलो करती है, हाँ पर राइट। सपोर्ट को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं देती है। देखो एक और थ्योरी है मार्केट में, एक और बात है मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट जो है ना, जैसे फियर फैक्टर, जैसे डर सबको लगता है यार, है ना, डर तो सबको लगता है, और कॉन्फिडेंस किसी किसी के अंदर होता है ना, मतलब फियरलेस इंसान बहुत कम होते हैं। तो जब मार्केट गिरती है ना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर समझा रहा हूँ, ह्यूमन नेचर समझा रहा हूँ आपको, कि जब मार्केट नीचे गिरती है ना,
तो भाई फेयर में हर कोई रहता है, जब रेजिस्टेंस पे जाती है ना तो हर कोई डरता है उस जगह पे फ्रेश बाइंग करने से। तो वहां पे तो नॉर्मली गिरने में टाइम नहीं लगता प्राइस को, बट प्राइस चढ़ते वक्त बायर्स जो होते हैं ना वो सपोर्ट पे ज्यादातर बाइंग नहीं करते, मतलब बहुत ही लिमिटेड लोग बाइंग करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। रिटेलर्स जो होते हैं ना वो जैसे एक घोड़े को अगर आप सूखी घास में छोड़ोगे तो वो खाएगा नहीं, लेकिन हरी घास में छोड़ोगे तो वो खाता ही जाएगा चाहे कितना भी ओवर हो जाए। तो रिटेलर्स जो होते हैं ना भाई उनको ब्रेकआउट ज्यादा पसंद है, ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा पसंद है। और जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना उनको रिवर्सल पैटर्न्स ज्यादा पसंद है। ये एक मार्केट की साइकोलॉजी है। तो जो सपोर्ट होती है ना, ये जो सपोर्ट होती है यहां पे रिटेलर्स जो है, यहां पे प्रोफेशनल लोग जो है ना यहां पे एंट्री करते हैं, बट प्राइस थोड़ा बहुत नीचे पंच कर देती है, उतना अच्छे से उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती है। और जो रेजिस्टेंस लाइन होती है ना, इसमें क्या होता है कि प्रोफेशनल तो सेलिंग कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पे रिटेलर्स भी सेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि गिरते वक्त मतलब वहां पे उनको उतना ज्यादा टेंशन नहीं लगता है, क्योंकि फेयर में तो हर कोई है। कॉन्फिडेंस मार्केट को ऊपर ले जाने वाले बहुत कम है, नीचे ले जाने वाले तो हर कोई है। मार्केट को तो 10,000 से ही नीचे ले जाने वाले बहुत थे। 10,000 पे बहुत सारे टेलीग्रामों पे लोग बोलते थे अरे खाई बनेगी, कुआं बनेगा, ये गिरेगा, तालाब खुदेगा, कोई क्या। बड़ी हंसी आती है लोगों को देख के, पर ये चीज है, ये एक तरह का नॉर्मल माइंडसेट है, ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। प्राइस एक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक्शन में तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। आपको प्राइस के लोकेशन, ट्रेंड के लोकेशन और कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स पे बस अच्छे से मास्टरी करनी है, बस और कुछ नहीं। सही है। और मेरा ये मानना है, मतलब जिस दिन मार्केट अप ट्रेंड में रहता है उस दिन से ज्यादा गिरते समय ज्यादा अर्निंग्स होगा। अच्छा, इजीली गिरते समय ज्यादा अर्निंग होगा, अप ट्रेंड में उतना अर्निंग नहीं होगा। गिरते समय ज्यादा अर्निंग होगा। अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म में कमाएगा आदमी और डाउन ट्रेंड में शॉर्ट टर्म में कमाएगा आदमी। ये थ्योरी है मार्केट की, ये थंब रूल है। सही, ये थंब रूल है मार्केट का कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, क्योंकि इन्वेस्ट करके छोड़ दो। ब्लू चिप कंपनियां जो निफ्टी 50 की बेस्ट कंपनियां हैं, जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और भाई उनका मार्केट कैपिटल भी अच्छा है और उनका डेली हम यूज कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस है, बहुत अच्छी दिग्गज कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में। मेरे मुंह पे जाना कितनी बार, नॉर्मली जो हम दोस्तों से इंटरेक्ट होते हैं या रियल लाइफ में इधर उधर जाते हैं तो फाइनेंस का कितनी बार नाम सुनते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कॉलगेट पॉलीमेटिव हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो बेस्ट है, TCS हो गया। तो ऐसे बेस्ट कंपनियों में क्या रहता है कि हम उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें पैसा डूबने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो कंपनियां ऑलरेडी बेस अच्छा है उनका, ग्रोथ में है, तो वो आगे और ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो उस कंडीशन में लॉन्ग टर्म ट्रेडर कमाता है। बट शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट इतना जल्दी ऊपर जाता नहीं है, मार्केट गिरता बहुत जल्दी है। तो शॉर्ट टर्म में सेलर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इसीलिए तो ऑप्शन को राइट करते हैं राइटर यार। सही है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि ऑप्शन में राइटर ज्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू बायर्स। सही है। तो सेलर को हर महीना रेंट मिलता है। तो यार सेलर एक ओपन रिस्क ले रहा है। वो ओपन रिस्क ले रहा है। वो सेलर, आपको पता है कि वो सेलर ओपन रिस्क ले रहा है, मतलब कि वो अगर 200 के प्रीमियम पे किसी ऑप्शन को सेल कर रहा है तो उसको रिस्क तो अनलिमिटेड है यार। वो 200 का प्रीमियम 2,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है सडनली, लेकिन रिवार्ड तो उसको ओनली 200 पॉइंट का है। बट इतना बड़ा रिस्क वो ले रहा है तो कुछ सोच समझ के ले रहा होगा, बिकॉज वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। उसको नहीं ज्यादा चीज से मतलब, उसको प्राइस डीके भी वहां पे सपोर्ट कर रही है, प्रीमियम भी डीके सपोर्ट, मतलब टाइम डीके वो भी सपोर्ट कर रही है, और शॉर्ट टर्म का ट्रेडर है, सिंपल। तो जो सेलर्स होते हैं ना वो रिस्क लेते हैं, बायर्स जो होते हैं ना वो रिस्क नहीं लेते। इस तरीके से सेलिंग में हर कोई रिस्क ले जाता है, और उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ये प्राइस पे रीच होगा ही नहीं है, उतना तो स्टडी रहता है उन लोगों का। और वो तो यार होता ही है ना। देखो ये सेलिंग करना, ऑप्शन सेलिंग सबसे बड़ा काम है, ऑप्शन बाय करना। ऑप्शन वायर जो है ना बहुत सारी चीजें फेस करता है, मार्केट के सेंटीमेंट को फेस करता है, प्राइस डीके को फेस करता है, और बहुत सारे फ्लैक्चुएशन को फेस करता है, साइडवेज मार्केट को फेस करता है। तो वायर है ना, बायर का दिमाग सेलर से डबल होता है।
लेकिन सेलर जो होता है ना, सेलर वो चीजों को सिंपली भी सेल कर सकता है, क्योंकि साइड डिविज में भी उसको प्रॉफिट होगा और फियर फैक्टर थोड़ा भी होगा तो भी उसमें उसको प्रॉफिट होगा। तो सेलर में इतना ज्यादा माइंडसेट नहीं लगाना पड़ता, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। बट उसमें है ना 70% लोग तो ऐसे ही आंख बंद करके सेल करते हैं, ओनली 30 to 40% लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से सेल करते हैं, एनालाइज करके सेल करते हैं। अदरवाइज 50 to 60% लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके सेल करते हैं, क्योंकि सेलिंग में पैसा बनता ही है ऑप्शन के अंदर। आपके 10 ट्रेड में से मुश्किल से 4 ट्रेड खराब होंगे, 6 ट्रेड तो आपके सक्सेस होंगे, आप आंख बंद करके सेल करके बैठ जाओ बोले एक्सपायरी तक। और इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी साथ देगा सेलर को। हाँ, वॉलेटिलिटी तो साथ देगा ही ना। अगर देखो मैंने सपोज कि अभी मार्केट खड़ा है 14,750 पे खड़ा है, अब मैं अगर 14,800 का कॉल ऑप्शन सेल कर देता हूं और मार्केट 14,850 तक भी जाता है, 850 तक भी जाता है, मतलब 50 पॉइंट क्रॉस भी करता है, बट एक्सपायरी के दिन वो 14,800 यानी कि 14,800 पे भी क्लोज हो जाता है, दैट मीन्स कि वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा। अब सोचो सेलर को तो चाहे प्राइस उसके 50 पॉइंट ऊपर भी चली गई है और उसके बाद उस प्राइस पे आई है, फिर भी ऑप्शन सेलर को तो फायदा ही फायदा है। अब ऑप्शन बायर को क्या हुआ कि उसने बाई किया, उसको एक प्रीमियम मिला, लेकिन उसके बाद उसका तो जीरो हो गया। सही है। तो ये फंडे हैं इनमें, ये सब है ना साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये सेंटिमेंट्स में आती हैं ये सारी एनालिसिस। ये एनालिसिस ये सेलिंग करने के लिए जो मार्जिन लगता है ना उतना होता ही नहीं है, इसलिए नहीं तो हम दिमाग चला के ऑप्शन चेन से कर सकते हैं, पर इतना कैपिटल लगता है और रिस्क अनलिमिटेड है, ये दोनों चीज पे ना थोड़ा सा। देखो ऐसा है किरण भाई, मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन राइटिंग में अगर आदमी दिमाग लगाए ना तो ऑप्शन राइटिंग में पैसा बहुत है, एक ट्रेडर दिमाग लगाए तो, लेकिन उसके लिए फंड की नीड्स होती है। और ऑप्शन राइटिंग में क्या होता है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं या फिर जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं ऑप्शन राइटिंग करके प्राइस को। अदरवाइज हम जैसे आप जैसे जो छोटे ट्रेडर हैं हम लोग, तो हम तो सिर्फ बाइंग पे फोकस करते हैं और हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। तो सेलिंग के लिए ज़्यादा माइंडसेट लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। सेलिंग में तो आप एक रेंज पकड़ लो और बहुत अच्छे से वहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। सेलिंग में आपको सपोर्ट करता है मार्केट, बट बाइंग में आपको सपोर्ट नहीं करता है मार्केट, इसलिए ही ये सारी चीज़ें सेट होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कहानी सिंपल यही है। ये बहुत बड़ी चीज, अगर आप इसको डिस्कस करने लगोगे ना तो आप साइकोलॉजी से ही मतलब मार्केट को बहुत कुछ एनालाइज करना सीख जाओगे। ये पैटर्न्स, ये अरे यार आजकल लोग बाग ये पैटर्न्स, ये प्राइस एक्शन, ये सब देखने लगे हैं। नहीं, पहले जो आज से 30 साल पहले जो लोग ट्रेड करते थे, 20 साल पहले, वो लोग सिर्फ साइकोलॉजी, मार्केट के सेंटीमेंट को देख के इन्वेस्ट करते थे। सिर्फ मार्केट के स्ट्रक्चर की, प्राइस के बिहेवियर को देख के ट्रेड करते थे। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी हम जितना अपने आप को मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इनको देखेंगे। मैंने भाई साहब, मैं मेरा खुद का बताता हूं, मैंने 18 घंटे चार्ट पे बिताया है जब मैं टेक्निकल स्टडी करता था। 18 घंटे मात्र जो इतनी सी रेंज है ना, ये प्राइस की इतनी सी रेंज है, ये जो इतना सा ये चार्ट का एरिया है, मैंने इतने से चार्ट के एरिया पे पूरी नाइट बिता दी है, पूरी नाइट। अब सोचो इतनी सी कैंडल्स में मैंने पूरी नाइट बिता दी है, बट इतने से पैटर्न, इतनी सी कैंडल्स के अंदर मैं कम से कम 3 घंटे स्पीच दे सकता हूं, इतना एक्सप्लेनेशन मुझे पता है इसके अंदर। तो ये सब कुछ आएगा आपको ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से। बाकी तरीके यही है, और ऐसी जो साइकोलॉजिकल चीजें वो तो अपन ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो इमोशंस ही साइकोलॉजी बन के बाहर आते हैं, और कुछ नहीं है। जी। और कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट रहा? नहीं जी, जब हमारा लाइव सेशन जब होगा तब ऐसा हर एक कैंडल देखते देखते हम थोड़ा बहुत तो मतलब आपकी जैसे नहीं तो फिर थोड़ा बहुत तो हम सीख लेंगे कि इमोशंस कैसे चल रहा है। देखो एग्जिट पॉइंट कौन सा होना चाहिए, वो भी हम देख के एग्जिट करना है, वो भी हम उसमें करेंगे। देखो ऐसा है किरण भाई, मैं एक बात बताता हूँ कि चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन करना बहुत इजी है, बट उनको लाइव करना, प्रैक्टिकल करना, वो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा इजी नहीं है। दूसरा, डिसीजंस आपके माइंडसेट में अगर ये ऑलरेडी एक्सप्रेशंस होंगी, आपके पास ये नॉलेज होगा,
तो आपके जो डिसीजंस है ना उनको लेने में आपको क्विक, मतलब आपको एक एनर्जेटिक, एक मतलब क्विकली आप रिस्पॉन्स ले सकते हो उस जगह पे, क्विकली आप एक डिसीजन ले सकते हो। तो ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज बैकग्राउंड में अलग दिखता है, लाइव में अलग दिखता है। लाइव में क्या होता है कि हम फ्यूचर को देखते हैं सीधा सीधा, अभी तो हम पास्ट पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर को जज करते हैं सीधा सीधा। हम एक तरह से ज्योतिष शास्त्र बन जाते हैं, मतलब आगे की चीजें पहले ही से ही जज करने लग जाते हैं। तो प्राइस के पैटर्न्स को अगर आप प्रीवियस ये पूरा प्रैक्टिस ऑब्जर्व रखोगे, अच्छे से माइंडसेट साइकोलॉजी रखोगे, तो लाइव मार्केट में जब आप चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिखने लगेगा कि ये प्राइस अब यहां से यहां तक जाएगा और वहां से फिर से नीचे आएगा, फिर से यहां से ऊपर जाएगा। जब मैं मेरे दोस्तों को ऐसे बोलता हूं ना कि यार मार्केट कल के दिन पॉजिटिव रहेगा, परसों नीचे गिरेगा और फिर उसके एक दिन बाद फिर से ऊपर चढ़ेगा, तो मेरे को बोलते हैं भाई तू ये कैसे बोल रहा है कि कल नीचे गिरेगा परसों चढ़ेगा, मतलब तुझे क्या पता कि परसों ये होने वाला है। तो मैं बोलता हूं कि भाई ये सब कुछ वो करेक्टिव वेव्स है, उनके अकॉर्डिंग जो मैं ऑब्जर्व करते आ रहा हूं उन चीजों से ऐसा मुझे लग रहा है। और जब वैसा होता है तो वो सामने वाले को तो मैं ऐसा लगता हूं कि ये तो भगवान हो गया, उसको तो ऐसा लगता हूं मैं। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि उस लेवल पे जाने के लिए मैंने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस किया है, पास्ट को प्रैक्टिस किया है, पास्ट को स्टडी किया है। तो हम लोग अगर पास्ट को और ये प्रेजेंट जो है इसको अगर हम स्टडी करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डेफिनेटली आपको आगे से आगे चीजें दिखेंगी कि कहां पे एंट्री करना है, कहां पे एग्जिट करना है, ऑटोमेटिकली। बस तरीके सीखते जाओ। बाकी लाइव में तो हम करेंगे ये सारी चीजें, डोंट वरी। ऐसे हम बहुत सारे सेशंस रखेंगे, सब कुछ डीपली पढ़ेंगे, ऑप्शंस हो गए, सब कुछ जितना हम इसमें पढ़ सकते हैं, चाहे 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, सब कुछ डीपली पढ़ेंगे। और मेरा तो मेन मोटिव यही है कि मैं तो आप लोगों को जितना हो सके उतना पूरा करूं सपोर्ट। जितना आप मेरे से पूछेंगे क्वेश्चंस उतने ही मेरे को आंसर देने में मजा आएगा। बस आप तो बस ये ठान लो कि हमको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। भाई साहब 1 साल, 6 महीने की, 1.5 साल की आपकी जो मेहनत है ना, आपको इंसान से सोना बना देगी। जिंदगी भर आपका ये नॉलेज है ना आपके काम आएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, सीरियसली। जी सही है, सही बात बोला है एकदम। तो ये मेहनत आप करो और अच्छा अपना साइड बिजनेस रखो। और मार्केट ज्यादा टाइम नहीं मांगता है, अभी आपसे टाइम मांगेगा, अभी आपसे 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे ऐसे मांगेगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर कंटिन्यूटी रही तो आफ्टर 6 मंथ आप मार्केट को मात्र 1 घंटे 2 घंटे भी दोगे ना, इनफ है आपके लिए, इनफ। ये है, सही है, उस लेवल पे पहुंचना है। पर बिल्कुल उस लेवल थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर आप बोलें तो। हाँ बोलो बोलो। जैसे किसी को लाइव मार्केट में भी अगर